ठीक तरह से पहुंच रही होगी आपको, वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। ये सभी चीज़ें ओके तो EVT ओके जल्दी से लिख दीजिए, ताकि जल्दी से हम इस लाइव को शुरू करें और आगे बढ़ें। फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए इस लाइव स्ट्रीम को, और ख़ुद भी लाइक कर लीजिए, उनको भी कह दीजिए वो लाइक कर लें। ठीक है, क्लियर है। आज सारे वो लोग होंगे जो लाइव नहीं देख पाते हैं, और वो सारे लोग जो लाइव देख पाते हैं आज गड़बड़ हो गया, वो सारे सो रहे होंगे। बट एनीवेज उम्मीद करेंगे कि आपको आज का लाइव पसंद आए। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? आ गए सब लोग? चलो भाई, समय कम रहेगा, फटाफट स्पीड में ज़रा हम इस लाइव को चलाएंगे, राइट। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है अंधेरा सा ही, आप लोगों को भी लग रहा है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। बेटर, हाँ, मच बेटर। तो भरत जी कहते हैं जीवन सफल हुआ लाइव में, कह रहे नहीं सर कभी भी लाइव आ सकते हो, लाइव तो डेली चलता है, जीवन सफल वाली कोई बात नहीं है ना। बट एनीवेज EVT ओके, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? भगवान के नाम से, और कहाँ से शुरू करेंगे? आपकी सांसें किस वजह से चल रही हैं? ये सब कुछ क्यों है? ये घर परिवार कहाँ से आया? सब उन्हीं का तो दिया है, तो पहले उनके दर्शन तो कर लो। बड़ा सुंदर सा फोटो आया, कहाँ से आया जल्दी से कमेंट करके बताना, ये कहाँ का फोटो? भाई मुझे तो नहीं मालूम कहाँ का है, अगर आपको मालूम है तो ज़रूर बताइए। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने अपनी खिड़की खोल दी हो कमरे की, और ऊपर से भगवान देख रहे हैं। कमाल है, किसी को पता ही नहीं है। एक आदमी ने कमेंट किया, दूसरा भी कर रहा है, ये बाकी के नालायक जो हैं जिसको में नाचते रहते हैं, मंजे मंजे नहीं जाते, इनको मंजे के बारे में कुछ नहीं पता है, निकम्मे हैं, नालायक हैं। बहुत ही सुंदर जिसने भी वीडियो बनाया भाई, हैट्स ऑफ, क्या शानदार वीडियो बनाए। बादलों के बीच में से चीरता हुआ हिमालय की उस चोटी के पार जो रोशनी है, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान शिव साक्षात वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही शानदार, अति उत्तम। ये मज़ा आया कि नहीं आया? सुबह सुबह आपकी भगवान के नाम से हो रही है, और क्या चाहिए? अब वो कुछ लोगों की नहीं होती है सुबह, कुछ लोगों की शाम होती है किसी और तरीके से, तो अपने अपने लोग नहीं हो। तो बहुत ही अनूठा वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो, हमने कहा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करें, आपका भी दिन बन जाए, हमारा मना तो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भगवान का नाम लेना सुबह सुबह अच्छा होता है कि नहीं होता है? लोगों ने नाम बड़े फटाफट लिखे, खटाखट। चलो अच्छा है, सब लोग जो है अपने क्या कहते हैं उसको, संस्कारी लोग हैं, कोई बदमाश नहीं है। आगे चलते हैं, ज़रा आगे देखें। भारत ने कुछ कीर्तिमान नया बना दिया है, कुछ आइडिया है कौन सा कीर्तिमान हो सकता है? बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो ज़रा ध्यान दिया करें। हैं, एक और कीर्तिमान, पुरानी न्यूज लेके आ गए फिर से 100 वाला। क्या लिखा है? 100 मेडल्स। अरे नहीं भाई, हिस्ट्री क्रिएटेड वंस अगेन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 100 मेडल्स। अरे भाई तो थोड़ा पीछे जा, अब आएगा मज़ा। तो एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट हो गई, और हिस्ट्री क्या क्रिएट हुई ज़रा इसको भी समझिए। एशियंस पैरा गेम्स में हुए इस बार 100 पार, एक बार फिर इतिहास दर्ज कर दिया भारत ने, भारतीय खिलाड़ियों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं, पूरे 100 मेडल की टैली को पार किया। 100। कौन? एशियन पैरा गेम्स में, यानी जिन्हें आप दिव्यांग कहते हैं, तमाम सारे नाम हैं। तो पैरालंपिक्स जैसा होता है ओलंपिक्स की जगह, वैसा ही एशियन पैरा गेम्स भी होता है। उस एशियन पैरा गेम्स में 100 मेडल की सूची टैली को पार कर दिया, 100 मेडल पूरे कर लिए। और ऐसा ही हमने एशियन गेम्स में भी किया था। कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, कुछ लोगों ने बड़ी आपत्ति उठाई थी खेलो इंडिया प्रोजेक्ट पर, कि खेलो इंडिया प्रोजेक्ट पर इतना पैसा क्यों बर्बाद किया। और तब भी हमने आपसे कहा था बहुत पैसा सरकार लगा रही है, लेकिन खेलो इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे लोग उत्साहित नहीं थे। जो उत्साहित नहीं थे, आज उनके लिए ये खबर है कि पहले एशियन गेम्स और अब एशियन पैरा गेम्स में बैक टू बैक 100 की टैली को पार करना,
ये भी इतिहास में पहली बार हुआ, वो भी इतिहास में पहली बार ही हुआ था। अब कुछ लोग कहते हैं मोदी जी आए उससे पहले तो देश था ही नहीं। था ना, कौन ने कहा नहीं था? देश तो अनादिकाल से चला आ रहा है। कब भारत नहीं था? भारत तो शुरू से था। लेकिन कुछ निकम्मों के पास जब आ जाती है ना सत्ता, तब ये स्थिति होती है कि कभी भी हम इस सोचिए, आज़ादी के 70 साल बाद हम यहाँ आ रहे हैं। हमें तो कायदे से आज़ादी के 1-2 साल बाद यहाँ होना चाहिए था। हम तो सोने की चिड़िया थे। अंग्रेज़ों ने जब छोड़ा उसके तुरंत बाद हमको ये करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सांप का नाच दिखा रहे थे दुनिया को उस समय। वो ये नहीं बता रहे थे हमारे यहाँ के लोगों में कितना टैलेंट है, हमारे यहाँ के लोग कितने दमदार हैं। अब जो खुद ही, अब क्या करें, फुर्सत कहाँ थी। वो एक थी एडवीना बाई, उससे फुर्सत ही नहीं हो पाती थी। तो कैसे देश पर ध्यान दें? आप लोग भी ना ज़बरदस्ती, ला अगला आदमी अब हनीमून मनाए, क्या करे। आप लोग तो बस किसी को जीने मत देना। खैर चलिए भाई, आगे चलते हैं। तो ये भारत रोज़ एक नए परचम लहरा रहा है, रोज़ एक नया इतिहास दर्ज कर रहा है, और आप इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हमने तो ये सब लिखा ही नहीं था। टॉपिक में तो लिखा राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई है। कुछ लोग इनॉग्रेशन भी लिख दे रहे हैं अंग्रेज़ी में, है ना। जिसको जो लिखना है लिखिए। बहरहाल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की डेट आई, लेकिन डेट आने पे कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ गई। किस किस के में उठी? चलिए देखें। अरे ये तो मदनी साहब हैं। हाँ, जमीयत उलीमाए हिंद वाले। अरे रे रे रे, देखें क्या कह रहे हैं, पहले सुन लें इनकी, ना तो इनकी आत्मा भटकती रहेगी भाई अगर पूरा नहीं सुना तो। एक बात ये कही जाती है अयोध्या से मुताल्लिक कि वहाँ मस्जिद बनाई जा रही है, हमारे वजीर आजम जाएंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो हम इसमें इस बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर दो बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। एक बात। दूसरी बात यह कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर, ना किसी इबादत गाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है, अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो करें। और मैं अपनी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से यह कहना चाहता हूं, चाहे वहां के हों चाहे कहीं और के, कि अगर वो इस तरह के अमल में कुछ हिस्सा लेंगे, चाहे उनका हिस्सा लेना जबानी बयान के जरिए से हो या अमली तौर पर हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। हम्म 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 हम्म। तो भाई पहली बात तो ये मानते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। साफ करें, हम इसको सही नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत किया आपके हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला कर दे, कहते जिन हालातों में, जिन बुनियाद पर हुआ, बुनियाद ही तो खोदी, तभी तो मालूम चला कि राम मंदिर था। नहीं तो आप तो मस्जिद नाम की एक टोपी पहना दी थी आपने ऊपर। टोपी पहनाने का काम तो बड़ा ज़बरदस्त है मौलाना साहब का। तो मौलाना साहब ने टोपी पहना दी थी, बोले मस्जिद है, बुनियाद खोदी तो मालूम चला राम मंदिर निकला। मौलाना साहब आप भी टोपी हटाओ अपनी, रामलाल के सुपुत्र निकल आओगे। ढूंढ लेना पीछे कागज। हाँ ठीक है ना। तो ये जो आप जिनमें घुसने का प्रयास कर रहे हो, इतनी नफरत क्यों, इतनी गालियाँ क्यों दी जा रही हैं और इस तरह की बातें क्यों की जा रही है? ताकि वो जो असली वाले हैं ना, जो इनको गधा और कुत्ता कहते हैं, उनके क्लेरिक्स, उनमें शामिल हो जाएं यहाँ गाली देके। उनको इम्प्रेस करने की कवायद है। पर आप तब भी उनकी नज़र में गधे और कुत्ते थे, आज भी गधे और कुत्ते हैं और आगे भी गधे और कुत्ते ही रहेंगे, इसको याद रखिए। आप इतना टेंशन मत लीजिए, है ना। तो इसलिए किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अपने देश में इस तरह की आग लगाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, बुनियाद के आधार पर दिया, बुनियाद खोद कर, उसको देख कर, उसको अच्छी तरह से छान कर फिर दिया। और मेजॉरिटी नहीं, यूनानिमस फैसला है, सर्वसम्मति से फैसला है। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो मौलाना साहब बड़े परेशान हो रहे हैं। अब दूसरी बात और,
हमको तो पता ही नहीं था। मौलाना साहब प्रधानमंत्री के ऊपर भी आते हैं, प्रधानमंत्री को डिक्टेट कर रहे हैं आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा चलो, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी इसी देश के प्रधानमंत्री, आप लोग तो दूसरे देशों के हेड को ला के बड़े खुश होते हो, हैं? उनमें अपना माई बाप ढूंढते हो, बड़ी जल्दी भूल जाते हो मौलाना साहब, हैं? मौलाना साहब तो आप तो अपने रिश्तेदार ढूंढ रहे हो वहाँ पे, कहाँ? गाज़ा में, आतंकवादियों में, हमास में। नहीं, कैसा दोगलापन है ये, कहाँ से लाते हो इतना दोगलापन, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। बहरहाल मौलाना साहब बड़े परेशान है, कहते प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म हिंदू है भाई, अगर उसको बुलाया जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा में आप आइए शामिल होइए, तो कौन सा ऐसा हिंदू है जो बेवकूफ़ होगा जो नहीं जाएगा? तो सब जाएंगे, और जब जाएंगे तो भाई दर्द कुछ लोगों को होना स्वाभाविक है। मौलाना साहब को दर्द हो रहा है। मौलाना साहब आगे बोलते हैं, और भी बाकी के जो लोग हैं, जमीयत उलेमाए हिंद, हाँ, उसका ये फरमान है, बाकी के जो लोग हैं वो जाना मत, नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। आप रोटी खिलाते हो किसी को, आपसे घर चलता है किसी का, क्या कार्रवाई करेंगे आप? कौन है आप? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं आप? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहला कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा जिस प्रकार से इन लोगों को डरा धमका रहे हैं इस पर एक एफआईआर होनी चाहिए, धारा 153 में। इस प्रकार से आप धार्मिक आधार पर आप किसी को धमका नहीं सकते कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी अगर उधर जाओगे तो। मतलब जो लोग हिंदुओं के करीब हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनसे दोस्ती नहीं कर सकते, इनका कहने का मतलब ये है। काफिर है, वो वाले हैं ना ये, हाँ, कट्टर झट्टर वाले। कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ ऑल डिस्प्यूट इन द वर्ल्ड, रॉबिन जी कहते हैं। अब ऐसे अगर बैठकर बातें करने वाले मौलाना होंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर तो होगा ही सर ये, है ना? खैर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन जी। चलिए साहब, एक ने कह दिया, दूसरे की और सुने, वो भी कुछ कह रहे हैं। एक से बढ़कर एक हीरो हैं सर इस देश में, और ये पीछे पंजा है तो मतलब समझ जाइए मामला सही नहीं है। मेरे पास वो अखबार भी है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, मेरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसकी शहीदी हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, तब इनके नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी ने, अडवाणी जी ने कहा था यह काम अपराधी तत्वों ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये बताएं कि यदि रामेश्वर शर्मा भी उस विध्वंस में शामिल थे तो ये क्या गुंडे हैं? इतनी हिम्मत तुमको होनी चाहिए कि हमने मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा कबूले। तो जिन रणछोड़ दासों में इतनी हिम्मत नहीं है, उनको राम के नाम का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं है। ओहो, ज्ञान तो बड़ा जबरदस्त दिया है। मैं तो डर गई वाला बयान था इनका, खतरनाक वाला। हाँ, इतना जोर का कहते, जब जो है, पहले समझ लीजिए, कांग्रेस के नेता हैं भाई साहब, और बाकायदा कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी इनके हिसाब से, और साथ में कहते हैं कि पहले जिन लोगों ने तोड़ा था वो उसका ओनस नहीं ले पाए कि हमने तोड़ा था। हम इनको एक जवाब देते हैं, हम तो वहाँ नहीं थे, हम तो नहीं गए थे, लेकिन हम इसका ओनस लेते हैं, हाँ हमने तोड़ा। बताइए, कोई गुंडा मवाली 2 कौड़ी का भिखारी बलात्कारी आकर अगर घर पे कब्जा करेगा और उस पर अपना ताला जड़ देगा तो ऐसे 7 ताले नहीं 100 ताले तोड़े जाएंगे। और हर वो व्यक्ति जो दूसरे की जगह पर अपनी इमारत खड़ी कर लेगा, तो सरकार का भी नियम है, बिल्कुल स्पष्ट है, बुलडोज़र चलता है। एक्चुअली गलत हुआ, इस पर बुलडोज़र चलना चाहिए था, सरकारी बुलडोज़र, अतिक्रमण करी हुई जगह। बाबरी जानते हैं कौन है? ये सोच रहे हैं बाबर का बाबरी ना, वो तो गे था जिसको रखा गया था, जिसके साथ सेक्स करता था, उसका बाबरी। इनको बड़ा दर्द है बाबरी से, बाबरी शहीद हो गई। अच्छा, कौन है बाबरी पता तो कर लेते पहले, वो शहीद, उफ, इतनी कितनी मारी रेड की शहीद हो गई हैं, गया सॉरी, पता तो कर लो पहले, हिस्ट्री तो देख लो कैसे कैसे नमूने। खैर, इनके हिसाब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, वो ढांचा, जिस मंदिर, राम मंदिर, जिसको हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का स्थल,
उस राम मंदिर को तोड़कर जिधर एक ढांचा खड़ा किया गया, वो इनके हिसाब से शहीद है। वारे चोर उचक्के बेईमानों, वारे नौटंकीबाजों, और कहते कि इनमें हिम्मत नहीं है सही बोलने की, ये कबूल नहीं। भाई सबने कबूल लिया, सब हो गया, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया। पता नहीं कौन सी दुनिया में, ये खच्चर वाली दुनिया में जी रहे हैं आज तक। बाहर निकल आओ भाई। खैर, अब ये कांग्रेस के नेताजी का बयान था, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी है भाई, आए तो हैं, पर अब क्या करें। जवाब साधु संतों का भी आ रहा, बड़ा जोरदार आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, इन कांग्रेसियों की बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। लगातार समय समय पर यह अपने आप को बता देते हैं कि यह राम भक्त नहीं, ये सनातन भक्त नहीं, ये हिंदू नहीं, ये विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी बलात्कारी बाबर के भक्त हैं। दुर्भाग्य की बात है, ऐसे लोगों को अयोध्या के साधु संत किसी भी मंदिर में ना जाने दें, और हम तो अयोध्या इनको घुसने नहीं देंगे। इसलिए घुसने नहीं देंगे, ये शुरू से ही राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे। जब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का फैसला आया, तब भी इन्होंने कहा कि अभी ये मंदिर ना बने क्योंकि इससे भाजपा को फायदा हो जाएगा। भाई भगवान राम तो सबके हैं, सभी के हैं, फिर आप भगवान राम का विरोध ऐसे करोगे, एक आक्रांता, एक बलात्कारी के नाम लेकर, और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का फैसला का अवहेलना आप करेंगे? इतनी बड़ी अपराध आप करोगे? जब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया, तब भी आप ये कहते हो कि बाबरी शहीद हुई है। बाबर कौन था? बाबर आपका पूर्वज था। बाबर एक विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी, माता बहन बेटियों की इज्जत लूटा, लाखों मंदिरों को तोड़ा, हमारे वेद विद्यालय तोड़े और हत्याएं की, और आज उसका महिमा मंडन। दुर्भाग्य की बात है, सतर्क होने की जरूरत है। इनका बाबर प्रेम धीरे धीरे करके सीधे उजागर हो रहा है। ऐसे लोगों से हिंदू जनमानस को सावधान होने की जरूरत है। वक्त आने पे तुरंत त्रिपुंड लगा लेते हैं, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं और मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। बाद में मंदिर नहीं बनना चाहिए ऐसा कह के एक माहौल क्रिएट करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, ऐसे कालनेमियों, ऐसे नक्कालों से सावधान होने की जरूरत है सनातनियों को। बोला तो एक दाढ़ी कटे ने भाई साहब, लेकिन सारे कांग्रेसियों के लिए नाम हो गई। संत समाज में भयंकर रोष है भाई। और अब संत समाज की स्थिति ये कि हनुमानगढ़ी के महंत जी हैं, उन्होंने कहा किसी को भी नहीं घुसने देना चाहिए, किसी भी कांग्रेसी को। जब आपने विरोध किया, इस बात में तो मैं भी सहमत हूँ, जब आपने विरोध किया तो किस मुंह से आज आप आए हो? किस मुंह से आप राम को अपना कह रहे हो? जिस राम मंदिर का आपने विरोध किया खड़े होकर, आपने कहा नहीं यहाँ तो हॉस्पिटल बना देना। बनाओ ना, अपने घर में बनाओ, किसने रोका आपको? आपका घर है, तोड़ दो उसको, उसमें हॉस्पिटल बनाओ। स्कूल बनाना है, हाँ बनाओ, अपने घर में बनाओ। भगवान राम के घर में कैसे बना सकते हो? वो आपका नहीं है, वो भगवान राम का है। तो जो आपका है उसमें कुछ कर सकते हो ना। तो जिन जिन लोगों को मंदिर चाहिए, मंदिर की जगह जो है हॉस्पिटल चाहिए था, स्कूल चाहिए था, वो अपने घर में तोड़ के बना ले। उनके जितने प्लॉट है, मैं जनता से कहूँगा उस पर कब्जा करके, उनके घरों पे कब्जा करके उस पर खोल देना चाहिए हॉस्पिटल, जनता के लिए फ्री, और जनता के लिए फ्री एक स्कूल खोल देना चाहिए। भाई आपने मांग करी है तो हम आपकी मांग पूरी करेंगे ना। भाई साहब ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको? अकेला मझधार में छोड़ देंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो भाई साहब ने कहा था कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, यहाँ पूरे कांग्रेसियों के लिए नमस्ते हो गई, और होना भी ऐसा ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको इन्विटेशन भी नहीं देना चाहिए, बहुत आवश्यक है इनको इन्विटेशन ना दिया जाए, क्योंकि ये फिर कुछ ना कुछ नौटंकी करेंगे ना। नौटंकी बातों को दूर ही रखना चाहिए, इसी में भलाई है, बिकॉज इट इज़ ऑफ नो गुड यूज़। इन लोगों को बुलाना मतलब ये वहाँ पर आकर फिर कुछ ना कुछ गंद फैलाएंगे, है ना। नारायण शंकर मंजीत धन्यवाद, कहते हैं नमस्कार सर जी, टाइम चेंज फॉर टुडे। हाँ सर, कल मैंने एक नोटिफिकेशन दिया था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कल रात को, तो फिर उसको सुबह में हमने ट्रांसफ़र किया, क्योंकि उसमें समय लगता है उसको सही करने में। तो हमने कहा क्यों आप लोगों को अननेसरी परेशान करें, तो इसलिए सुबह कर दिया, उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया। खैर, अब जब इनके नेता ऐसे हैं, जब इनका समर्थन करने वाले लोग ऐसे हैं, तब स्थिति क्या होगी? तो देखें जरा, जब ये लोग खुद ऐसे हैं, इनके मौलाना ऐसे, तो बच्चे कैसे हैं जो उनसे पढ़ रहे हैं? भैया शिष्य भी वैसे ही तो निकलेंगे। सुनिए जरा। हिंदू लोग अभी थोड़ा बहुत नारा लगा कि अपने आप को हीरो समझ रहे हो माधर चोद। हिंदू लोग अभी थोड़ा बहुत नारा लगा कि अपने आप को हीरो समझ रहे हो माधर चोद।
तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन बचाने के लिए आएगा दूसरा गांव वाला, फिर बाद में तुमको कौन आएगा बचाने के लिए? माधर चोद, जब हम तुम्हारी माँ बहन सबको चोदेंगे पटक के, उस टाइम कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए। ये बात याद रखो। अभी जो तुम लोग फदक रहे हो ना, तुम लोग अभी बहुत बड़े बन रहे हो ना, ये तुम लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम जानते नहीं हो हमारे इस्लाम को। हम इस्लाम के लिए मर सकते हैं और मार भी सकते हैं, तो हम लोग को मरने का खौफ नहीं है। पर बैंजो तुम काफिरों, सुअर के बच्चों, तुम लोगों को मरने का खौफ बहुत है। इसीलिए तुम अपने बाप को, अपनी माँ को, यरबा को, जिससे तुम पैदा लिया, वो लोग को बुला रहे हो माधर चोद। पुलिस प्रशासन को हटा के देखो, फिर देखते किसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया माधर चोद। फिर मैं तुमको बताऊंगा कि मुसलमान का पावर क्या है माधर चोदो। गजब है भाई। ये नए नए जरा जरा से प्यादे पिल्ले, जरा जरा से इनके मन में भी इतना जहर भरा गया है कि इनकी लैंग्वेज सुनिए, गालियाँ सुनिए और हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है। और भी सर बहुत है, आप देखते जाइए, हम आपको दिखाते जाएंगे, देखते जाइए। रील्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं आजकल, वो कैसी रील बना रहे हैं जरा वो भी देख लीजिए। 15 मिनट 15 मिनट याद आया, 15 मिनट 15 मिनट याद आया। 15 मिनट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे पुलिस हटा लो, जब जब हटी तब तब रोए। क्या बताएं, बड़ी स्थिति खराब है। कुछ लोग कहते गुजरात में थी नहीं पुलिस 15 मिनट के लिए, कुछ लोग कहते 2002 में नहीं थी 15 मिनट के लिए। आज तक रो रहे हैं उसके लिए। आज तक इनकी औरतें बुर्का फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हैं। ये खुद ही बुर्का फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं खैर कि साहब ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलान हुआ, ढिकान हुआ। नहीं करो तो फिर चौड़े में करो, और एक बार करो, फाइनल करो। चिरकुटबाजी थोड़ी कि रील बनाने से कुछ हो जाएगा। मैदान आप चुन लो, जगह आप चुन लो, देख लेंगे। 15 मिनट वाला वहाँ जाके कैसे खड़ा था कोर्ट में शायद मालूम नहीं लोगों को, मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। पिछवाड़ा पूरा बाहर निकाल के रेड मार लो साहब मेरी, लेकिन बस मेरे को माफ़ कर दो, हाथ जोड़ के पैर छू छू के आया वहाँ से, तब जाके इसको माफ़ी में। और मालूम है क्या बोला, मैंने इसलिए बोला नहीं था, मैंने तो इसलिए बोला था, ऐसा नहीं बोला था मैंने, वैसा बोला था। औकात इतनी भी नहीं हुई कि खड़ा होकर कोर्ट के अंदर, दोनों भाई के अंदर इतनी औकात नहीं हुई कि खड़े होकर कोर्ट के अंदर बोल रहे हाँ हमने ऐसा कहा है। कहकर देखता ना, मालूम चलती। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। खैर, जब मौलाना ऐसा सिखाएंगे तो बच्चे ऐसा ही बोलेंगे, इसमें इनकी गलती नहीं, इसमें उनके मौलानाओं की गलती। और जो गुंडागर्दी जो 70 साल से चली आ रही ना, हम किसी को भी मार लेंगे, हम किसी को भी पीट लेंगे, वो गुंडागर्दी अब हो रही ख़त्म। खुद के ऊपर आती तो रोने लगते हैं, हाय हाय इधर लिंचिंग हो गई, इधर पिंचिंग हो गई, इधर ढिंचिंग हो गई है। तो लिंचिंग पिंचिंग ढिंचिंग जो तुम्हारी हो जाती है वो ऐसों की होती है जो ज़्यादा बड़ बोले होते हैं, जिन्हें लगता है गुंडाई उनकी चलेगी। गुंडाई खत्म हो गई साहब, इस देश से गुंडागर्दी खत्म हो गई। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, उनको लग रहा है अभी भी गुंडागर्दी चलेगी। भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, शराफत में आ जाओ बाबू, नहीं तो जानते हो क्या होगा। वही होगा, तुम्हारे जैसे ही थे जो अफगानिस्तान में बुला रहे थे, सीरिया में बुला रहे थे, बाद में उन्हीं लोगों ने इनके सिर काट काट के लगाए थे चौराहे पे, मोसुल चौराहे पे। अफगानिस्तान में क्या हुआ, हवाई जहाज से टपके हो, 15 मिनट 5 मिनट में टपक गए थे। सॉरी 5 भी ज़्यादा हो गए, 15 सेकंड में टपक गए थे शायद, हैं। ठीक है, और बाकी बची कुची वो गाज़ा में हमास का देख लो क्या हाल हो रखा है, तो 15 मिनट मालूम चल जाएगा। सो अजब गजब चीज़ है साहब, क्या सिखाते हैं, कुछ अच्छा नहीं सिखाएंगे, देश के लिए काम करना नहीं सिखाएंगे, देश के लिए कोई योगदान नहीं है, बस ये सब करवा लो इनसे। देश के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है, इस देश के अंदर 500 साल बाद, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है। सारे पूरे भारतवर्ष को एक होकर इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको भाई बड़ी दिक्कत हो रही है।
कमाल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो उससे पहले कुछ याद दिला दें आपको। महीना ख़त्म होने को आ गया सर, फीस नहीं भरी है। जिन जिन लोगों ने फ़ीस नहीं भरी है वो प्यार से बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी अपनी फ़ीस भर देना, वरना 15 मिनट भी लाइव नहीं चलेगा। तो QR कोड स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस भर दीजिएगा और अमाउंट के ठीक नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना नंबर और नाम ध्यान से भेजना भाई, है ना। नंबर और नाम ध्यान से 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे इसके माध्यम से और भीम यूपी एड्रेस NShuklaN@UPI के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फ़ीस भर सकते हैं, अपना अपना पेमेंट कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWW जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें, अपना अपना पेमेंट कर दें। 2 यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। t.me/nshukla टेलीग्राम का चैनल है, इस चैनल पर जाकर ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंदर जाके ऑल नोटिफिकेशन को, सेटिंग्स में जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। फीस भरें ना भरें, लेकिन जो भी लोग लाइव देखते हो इससे ज़रूर जुड़ें। ट्विटर पर NSU365 और @NShuklaN 2 अलग अलग हैंडल हैं, दोनों को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम कुछ अच्छा, ट्विटर पर @NShuklaN, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा गूगल फॉर्म दिया हुआ है हर एक वीडियो, हर एक लाइव के डिस्क्रिप्शन में। अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपना गूगल फॉर्म चुनकर भर दीजिए। NRI तो NRI वाला, अदरवाइज़ भारतीय नॉर्मल जो गूगल फॉर्म है वो भर दीजिएगा, जो भारत में रहते हैं, ठीक है। चलिए अब एक आगे एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद हम उस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। यश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ टपक गया भाई। चलिए पहले इस वीडियो को देखें फिर अपन देखते हैं। ओहो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेताज बादशाह, बड़ी पार्टी का पगला बच्चा। ओहो हो, कहाँ सारे भाई, किधर का है? एयरपोर्ट का है ये। अच्छा जी, बोलो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम्म। ये कहाँ से आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चला। आपको किसी को पता चला? राहुल गांधी जी कहीं विदेश गए थे, किसी को पता चला? किसी को नहीं पता चला। लौट के आए तब भी चुपचाप से निकल जा रहे थे, पर वो तो मालूम चला कहीं किसी ने वीडियो बना के डाली कि भाई साहब लौट के आए हैं। कहाँ से लौट के आए जानते हैं? उज़्बेकिस्तान से। बड़ी अजीब सी बात है, उज़्बेकिस्तान मतलब बैंकॉक जाते, US जाते, है ना, कहीं और जाते। उज़्बेकिस्तान में क्या है? उज़्बेकिस्तान में तो कोई मसाज वसाज का तो कोई इंतज़ाम है नहीं, पर बहरहाल उज़्बेकिस्तान से आए साहब, उज़्बेकिस्तान गए थे। उज़्बेकिस्तान की कुछ फ़ोटो भी आई हैं। अब ये किसके साथ हैं पता नहीं। कोई लोग बता रहे हैं ये मैडम है, पता नहीं ये दोनों एक हैं कि नहीं, भगवान मालिक है। हम तो थोड़ा कम पहचान पा रहे हैं, आप ही लोग देख लीजिए। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो मोहतरमा है मनमोहन सिंह जी की सुपुत्री हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ही यहाँ पर हैं तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। अगर यही यहाँ पर है उज़्बेकिस्तान में, अगर यही इन्हीं की फ़ोटो है तो ये क्या कर रही है? सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वायरल है। बहरहाल फ़ोटो क्लियर नहीं थी, थोड़ी और क्लियर फ़ोटो भी देख लें। अच्छा जी ये है, ओके। यदि ये हैं तो चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे चिंता का विषय क्यों? चिंता का विषय इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सुपुत्री के ऊपर एक पूरा अपन एपिसोड कर चुके हैं।
कि वो किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हैं, किस प्रकार से तमाम सारी फंडिंग जो है और जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। तो जॉर्ज सोरोस का कुछ इंटरवेंशन है क्या? मामला अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था कि एक नया बवाल खड़ा हो गया, एक नई फ़ोटो आ गई साहब मार्केट में। ओ हो, लीजिए साहब, अब ये कौन है आप पूछेंगे, बात भी सही है। ये है समांथा पावर। भूल गए? अच्छा, याद दिलाना पड़ेगा। वो जो पूरा अपन ने जो नेक्सस के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें एक नाम आया था यूएसएड्स, यूनाइटेड नेशंस स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब बेसिकली तो ये बोलते हैं कि हम इंटरनेशनल एड देते हैं। इनका बेसिकली काम ये है कि ये किसी भी देश के अंदर अस्थिरता कैसे लानी है, वहाँ की चुनी हुई सरकार को कैसे अपदस्थ करना है, तख्ता पलट कैसे करना है, और किस प्रकार से वहाँ के इलेक्शंस में इंटरफेयर करके किसी ऐसे व्यक्ति को जिताना है जिसको अमेरिका चाहता है। यानी आप अपने देश में अपना आदमी ना चुन पाए, उस काम में यूएसएड्स की महारत है। ये ओपन सोर्स फाउंडेशन से लेकर फोर्ड फाउंडेशन से लेकर तमाम सारी जगहों से जुड़े हुए हैं, तमाम सारी इनकी फंडिंग है। फंडिंग वही अमेरिका करता है, उसका CIA करता है, और वो फंडिंग भारत के तमाम सारे NGOs को दी जाती है। ठीक है, सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर राहुल गांधी जी उज़्बेकिस्तान गए थे तो किससे मिलने गए थे? क्योंकि जिस समंता पावर की हम बात कर रहे हैं, समंता पावर भी 23 और 24 अक्टूबर को उज़्बेकिस्तान में थी। C5+1 के रीजनल कनेक्टिविटी मिनिस्टर हैं ये, और यूएसएड की हेड हैं। यानी इनके पास, इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, और उन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है मिडिल ईस्ट और एशिया में अस्थिरता पैदा करना। मिडिल ईस्ट और एशिया की सरकार जो हैं चुनी हुई, उनको हटाना, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे एशिया, इस पूरे बेल्ट को अगर आप उठाकर देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री अगर आज की तारीख में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। रशिया तो इन्होंने अलग थलग कर रखा है, रशिया से इन्हें प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन एक नेता ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हर देश को प्रभावित कर रखा है, और वो है नरेंद्र मोदी। सवाल इस बात का है, क्या राहुल गांधी कोई सीक्रेट मीटिंग करने गए थे? ऐसा सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने किससे मुलाकात करी, क्या करी, किसी को नहीं मालूम, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो मार्केट में जो बातें चल रही उससे तो ये सुनने में आ रहा है कि कुछ सीक्रेट मीटिंग के लिए राहुल गांधी जी गए थे। अगर राहुल गांधी जी सीक्रेट मीटिंग के लिए नहीं गए थे तो हम तो ये गुजारिश करेंगे कि कृपया कर आप कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताइए कि उज़्बेकिस्तान में आप किससे मिलने गए थे, कहाँ कहाँ रुके, और क्या क्या आपने किया। क्योंकि सवाल बहुत सारे उठेंगे सर। अमेरिका की खास अमेरिका ने अपना जो जिसे बोलते हैं सिपह सालार, उसे उतारा उज़्बेकिस्तान में 23 और 24 को, और आप भी उज़्बेकिस्तान गए, तो क्या कुछ बातचीत हुई? सवाल नंबर 1। क्या समंथा पावर और राहुल गांधी के बीच कोई मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या आप वहाँ पर कुछ इनपुट लेने गए थे, कोई फीडबैक आपको दिए गए? सवाल नंबर 4, क्या वहाँ से कोई टूल किट बनाकर आपको दी गई कि अब आपको ऐसे काम करना है? क्योंकि इससे पहले आप ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक जाकर भारत का रोना रो चुके हैं, किस प्रकार से देश में आवश्यकता है रिजीम चेंज की, इसको लेकर आप रो चुके हैं। और अमेरिका तो शुरू से इस बात को कह रहा है, ब्रिटेन शुरू से इस बात को कह रहा है कि भारत में रिजीम चेंज होना चाहिए। बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री आ गया है। लोगों ने डिक्टेटर कहने की भी जहमत उठाई है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जिसको आपने 303 सीटें दी हैं चुनकर। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक व्यक्ति को किस प्रकार से हटाने का प्रयास हो रहा है। ये सारे काम समंता पावर इसमें बहुत महारत है, उनको बहुत इजीली कर सकते हैं। सवाल वही है, क्या राहुल गांधी जी इनसे मिलने गए थे, कोई इनपुट लेने गए थे, किस लिए गए थे? वो खुद ही इसको क्लियर कर दें ताकि जनता के सामने बातें आ जाएं कि आखिर वो किससे मिलने गए थे। बाहर जाके छुप छुप के मिलने से कुछ नहीं होगा, रियलिटी जो है वही रहेगी। और ये बहुत चिंता का विषय है कि देश में एक विपक्ष
में जो पार्टी है वो पार्टी लगातार ऐसे सवालों के घेरे में पहले भी आती रही है और अब भी आ रही है कि विदेशों से मदद लेकर वो इस देश के अंदर कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं। क्या ये बदलाव करने की इनकी हिम्मत है? क्या ये कर पाएंगे? आप ज़रा समझिए। वैसे इनके और भी प्रोफाइल है समंथा जी के, ये अपने आप को ऑथर भी बताती हैं, वो कौन सा पुलित्जर प्राइज़ भी इन्होंने जीता हुआ, तमाम सारे वो जो एक टिपिकल तरीका होता है ना बढ़ाने का आगे कम्युनिस्टों का, वो तरीके सारे हैं इनके पास। उन्हीं तरीक़ों से आगे बढ़ी। बहरहाल फ़िलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर समंथा से मिले थे या नहीं मिले थे, इसका जवाब दें। नहीं मिले थे तो क्या समंथा इनके लिए कोई टूल किट छोड़ के गई, जिस टूल किट को उन्होंने वहाँ से लिया? टूल किट समझते ना, जो तमाम सारे अपने ट्विटर पे भी देखा अपन ने, और रियल लाइफ की टूल किट भी होती है। आप ज़रा इसको भी समझिएगा कि लीबिया में जो इंटरवेंशन जो किया था अमेरिका ने, उसमें भी समंथा का बहुत बड़ा हाथ था। समंथा वॉज द वन हु परसुएडेड यूएस कि आप लीबिया पर हमला करें। समंथा, और इसके बाद आप जानते हैं लीबिया आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, आतंकवादियों का एक देश बन चुका है। तो ये सारे जो प्रयास हैं वो समंथा के द्वारा किए गए थे। कई सारे और दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करना अमेरिका इन्हीं के थ्रू करता है। इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। और अगर आप माने, अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की माने, तो लीबिया, सीरिया, यमन, इनमें इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड्स के नाम पे, यूएस एड्स के नाम पर ये घुसी थी वहाँ। और इन तीनों ही देश का आज क्या हाल है आप देख लीजिए, लीबिया, सीरिया और यमन। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पहले यूएस एड्स के नाम से घुसे थे कि हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड देने आए हैं, बच्चों को खाना खिलाने आए, बिल्कुल नहीं खिलाया। बच्चों के हाथ में बम ज़रूर पकड़ा दिए, गोली और बंदूक ज़रूर पकड़ा दी कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा, तुम गोली मारो, जो यहाँ की कानून व्यवस्था उसको। तो ये इनकी सच्चाई है समंथा की। बड़ी हैरानी होती है भाई देखकर कि ऐसे लोग अब भारत में इंटरेस्टेड हैं। और ऐसा नहीं है, भारत आकर गई हैं ये। जुलाई में भारत में आई थी। भारत में इन्होंने क्या किया? ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए आई थी, लेकिन किसी भी ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए किसी बच्चे से नहीं मिली, किसी बच्चे को कुछ नहीं दिया। ये मालूम है किससे मिली? सोसाइटीज़ से। नाम है यूएस एड्स। किन सोसाइटीज़ से मिली? जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे काम कर रहे हैं। भारत में बोलने की आज़ादी ख़त्म हो गई। बताइए, हम बैठकर बोल रहे हैं, मोदी जी को पता ही नहीं है ये भारत में बोलने की आज़ादी ख़त्म हो गई, और हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। अभी तक आज़ादी पे ताला नहीं लगा। ऐसे ही दिन रात लोग गाली दे रहे हैं, उनकी आज़ादी पे भी ताला नहीं लगा। बड़े कमाल के लोग हैं। पर बहरहाल स्थिति आपके सामने है। आपके देश में दखल करने के लिए इसी साल जुलाई महीने में समंथा पावर भारत आई थी। तमाम सारी उन बदनाम सोसाइटी से, उन बदनाम ट्रस्ट से, उन बदनाम लोगों से मिली थी जिनको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ठीक है, उस पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग के एक एक व्यक्ति से मिली और उनको सबको ब्रीफिंग दी, उन सब से इनपुट लिए और उसके बाद अपना प्रोग्राम बनाकर उन सबको इनपुट दिए गए, यानी टूल किट दी गई। भारत में तो कुछ लोग नहीं मिले थे, लेकिन उज़्बेकिस्तान जाके शायद कुछ लोग मिल रहे हैं। तो डिसाइड कर लें उन्हें करना क्या है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो हैं, इनसे समंथा फॉक्स की बड़ी अच्छी यारी है, दोस्ती है। कहीं आपको किसी ने बताया राहुल गांधी उज़्बेकिस्तान गए? नहीं बताया ना, यह भी निकल कर आया ना, अब आ जाएगा सारे न्यूज़ में। और हम फिर से कहते हैं, राहुल गांधी जी इस बात के लिए, हर बात को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में के बोलते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और ये बताइए दुनिया को कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी कि आप उज़्बेकिस्तान गए, क्यों आपको जाने की ज़रूरत पड़ी। हमें तो कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि आपको उज़्बेकिस्तान जाने की ज़रूरत होनी चाहिए थी। आखिर ऐसा क्या मैटर हुआ कि आप उज़्बेकिस्तान गए। और देखिए, बहुत कमाल की बात है,
आप सोचेंगे कि उज़्बेकिस्तान कहीं ऐसे इलाके में है तो भूल जाइए, तजिकिस्तान से, किर्गिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और ऊपर कज़ाकिस्तान से चारों तरफ से घिरा हुआ है। लैंड लॉक्ड कंट्री है उज़्बेकिस्तान, इसका कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है ना, और कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गए। क्यों गए अभी तक समझ में नहीं आया भाई। बहरहाल आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, बाकी हम क्या कहें। मैंने ऐसा सुना है 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, मैंने ऐसा भी सुना है कि 2024 के इलेक्शन में बहुत कुछ होने वाला है। मैंने ऐसा भी सुना है कि राम मंदिर से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी बहुत कुछ हो सकता है। मैंने काफ़ी कुछ सुना है। समंता पावर क्या ये सब प्लान कर रही हैं भारत में? और अगर कर रही हैं तो फिर इनको घुसने क्यों देता है भारत, और क्यों नहीं इनके घुसने पर बैन लगा देता है? क्योंकि ये लेडी वो लेडी है जिसके ऊपर तमाम सारे चार्जेस हैं, चार्जेस क्या, विद प्रूफ चार्जेस हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खुला घूम रही है, दूसरे देशों की सरकारों को अपदस्थ कर रही है, उलटफेर कर रही है, अपने हिसाब से तख्ता पलट कर रही है सरकार। अब इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं, इसके पीछे अमेरिका की सरकार है, CIA है। सवाल बहुत सारे हैं सर, जवाब आप लोगों को ढूंढने। फ्यू डेयरिंग वेस्ट जर्नलिस्ट ऑथर स्पीकिंग ओपनली लाइक यू, आई एम डूइंग जे country in war and migrant crisis created over last 30 years. I am surprised. रॉबिन जी, ये जो आपने बात बोली ना, बिल्कुल सही बात है। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो कुछ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बाकी किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, कोई बोलना भी नहीं चाहता। दूसरी बात, जो बोलने की हिम्मत करता है पता नहीं चलता उसका क्या हुआ, कभी एक्सीडेंट हो जाता, कभी कुछ हो जाता। जेफरी एप्स्टीन का तो नाम सुना होगा ना। पुलिस कहती है जो है इसका मर्डर हुआ, सारे जो एविडेंस है वो कहते हैं मर्डर हुआ, कोर्ट कहती है नहीं 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 मर्डर नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया। हाँ, कमाल, गजब के दोगले लोग हैं साहब। द फिजिसिस्ट कहते हैं जय सिया राम महोदय, संयोग की मेरी शादी उसी दिन निर्धारित हुई है जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुलेंगे। अरे वाह वाह वाह। 22 जनवरी 2024 ये एक संयोग मात्र ही है, संयोग मात्र ही हो सकता है भगवान ने आपको विशेष कृपा आपके ऊपर करी हो तो आपकी डेट ही वही निकली। बहरहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कृष्ण कुमार जी कहते हैं कांग्रेस इज मुस्लिम पार्टी यूजिंग हिंदूज इन वर्ल्ड, दे वांट टू एलिमिनेट हिंदू एंड अदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज। अच्छा, स्टार्टेड फ्रॉम इजराइल, नाउ इंडिया अलायंस वरिंग अबाउट डिवाइडिंग मुस्लिम वोट्स इन इट। देखिए एक्चुअली क्या है, कौन सा थे नाम भूल गया, कृष्ण जी ऐसा है ना कि आप ज़रा समझिए, इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ अब जो चुनाव होना 2024 का, उससे पहले एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, और उस एड़ी चोटी के जोर से पहले अभी जो प्रदेश में जो चुनाव होने उसमें एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पर एड़ी चोटी का जोर लगा लें, ये प्रदेश में तो जीतने से रहे, है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रयास जो है कि हम 24 में जीत जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी बाहर के लोगों को ले आइए, आप इन्हें हटाइए हमें लाइए, है ना, इस प्रकार की कितनी बातें कर लीजिए, कितना भी पैरों में गिर लीजिए, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता बहुत जागृत है, और अब तो और जागृत हो गई लाइव वगैरह देखकर। तो पॉसिबल नहीं है, जो ये सोच रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, है ना, कोशिश लेकिन जारी है। हाउ इज़ अवर सीक्रेट सर्विस अनअवेयर ऑफ दिस? परमेश्वर जी, किसी ने तो बताया होगा ना, तभी तो हमने इस मुद्दे को उठाया, ऐसे थोड़ी उठा लेंगे। उनको सब पता है, उनको तो ये भी मालूम है कौन किससे कब कहाँ मिला। पर मैं तो सवाल इसलिए रख रहा हूँ, बोलने को तो मैं सारा बोल दूँ, पर मैं तो सवाल इसलिए रख रहा हूँ ताकि उनके अंदर कितनी गैरत है और वो कितना पब्लिक के सामने आके, वो वोट लेना पब्लिक के सामने आते हो, पब्लिक लाइफ में आपको बताइए ना आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्यों नहीं बताते हो आप? उज़्बेकिस्तान तो कोई थाईलैंड नहीं कि जहाँ कोई मसाज कराने जाएगा तो बताने में शर्म आ रही है कि हमने मसाज कराई थी 2 लड़कियों से, हैं? यहाँ तो आप बता सकते हो। उज़्बेकिस्तान तो एक ऐसी ट्रिप है जो बिज़नेस ट्रिप होगी, जो भी होगी, बता दीजिए कौन सी ट्रिप थी। कुछ लोग तो बताते हैं थाईलैंड वाईलैंड ध्यान करने जाते हैं धुनी लगा के, क्या कर सकते हैं। बात एकदम स्पष्ट है, आप जनता के बीच हैं, आपको जनता को जवाब देना होगा।
टूल किट की बात चल रही थी। क्या कुछ आजकल राहुल गांधी जी का एक नया अवतार देखने को मिल रहा है, पॉडकास्टर राहुल गांधी। किसी ने सिखाया क्या ये भी पता नहीं, पर देखते हैं। कि मतलब भाईचारे से मिलजुल के रहें जी। मिलजुल के लोग रह रहे हैं, तो आपका मतलब काफी सालों से इस लड़ाई में आपका एक्सपीरियंस रहा है और आप मतलब बहुत सालों से आरएसएस से लड़ रहे हैं, जी। तो आपके मतलब सजेशंस, राय क्या है? मेरी राय ये है कि अपने लोगों में ये प्रचारित हो ठीक से गांधी का, कांग्रेस का जो विजन है कि ये हम क्यों इनसे डिफरेंट हैं, ये क्या चाहते हैं, वो क्यों आपके हक में नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग भी नहीं बोलते हैं, उनको ही बोलना चाहिए। और जो आप कह रहे थे, जो क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए पॉलिटिकल लोगों के माइंड में कि भाई ये अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वो क्रिस्टलाइजेशन इतना हो नहीं रहा। वो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का आदमी जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है वो राजनीति तक और अपने तक एक्टिव है। वो एक तो पहले तो देश के बारे में उस तरह नहीं सोचता जैसे सोचना चाहिए, और वो जो ब्रॉडर इश्यूज हैं उन पे राय नहीं बनाता है, राय जाहिर नहीं करता है, उस पर खड़ा नहीं होता है, तो वो हम पॉलिटिकल लोगों को करना पड़ेगा। और इसमें यह भी है कि जो जैसे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन का सिस्टम जो है आसानी से राय बनाने भी नहीं देता है, तो डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। तो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम तो वन वे हो गया है, उसमें आपकी बात तो आएगी नहीं, जो दूसरी बात है वो आएगी। और लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला गया है। इस वक्त हम लोगों की एक ही स्ट्रेंथ है, दैट इज सोशल मीडिया। हम लोगों की बात सोशल मीडिया से फैलती है, ये उसको भी रोकने के सिस्टम ढूंढ रहे हैं, कैसे रोका जाए वो भी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ है। जो प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, सबको इन्होंने कंट्रोल कर दिया, वन साइडेड कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह कि लोग भी उसको समझ गए हैं, तो इनकी बात को यकीन नहीं करते, वो कहते नहीं ये तो गड़बड़ है। आपने कहा कि सोशल मीडिया में मतलब हमारा थोड़ा सा असर है, बट मेरे अकाउंट्स को तो पूरा सप्रेस किया जाता है, जैसे चाहे वो मेरी यूट्यूब हो, फेसबुक हो। आपके होगा, पर आपके समर्थन में जो लोग करते हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचे, कहते हैं अब सबको बात पहुंचानी है, गांधीवाद क्या है, फलानावाद क्या है, ढिकानावाद क्या है, सबको बताना है। ठीक है भाई, कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाएंगे बात। राहुल गांधी जी कहते हैं सोशल मीडिया पर हमारी बात को दबाया जाता है। राहुल गांधी जी, हो सकता है आपकी बात को दबाया जाता हो। कहते हैं सोशल मीडिया पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन आप कह रहे सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी बात दूर तक जाए। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। राहुल गांधी, यू आर ब्लॉक्ड। इसलिए मैं कहता हूं बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा। भाई साहब, अगर आपको अपनी बात दूर तक पहुंचानी तो किसी को ब्लॉक करके तो नहीं पहुंचा सकते आप। हो सकता है हम आपके विरोध में बोलें, लेकिन कम से कम आपकी बात तो सुनेंगे, आपकी बात तो जाएगी। लेकिन आपने तो ब्लॉक कर दिया। राहुल गांधी जी ने ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों को ब्लॉक कर रखा है। अब ऊपर से रोते हैं कि मेरी रीच नहीं आ रही। दादा, रीच आएगी कहाँ से? हम ही लोग तो आपको रीट्वीट दे रहे थे बैठ के, हैं? कोट ट्वीट रीट्वीट हम ही लोग तो दे रहे थे, हम ही लोग तो आपके आके जवाब दे रहे थे आपको। तो आपकी रीच ज़्यादा लगती थी आपको, क्योंकि उसमें बवाल फैलता था। आपने कुछ लिखा, हमने जवाब दिया, नीचे से 150 लोगों ने और आके जवाब दिया, रीट्वीट रीट्वीट कोट ट्वीट हुए। आपको उससे डर भी लगता है, ख्याति भी पूरी चाहिए। तो राहुल गांधी जी वो ज़माने चले गए जब सोशल मीडिया नहीं होता था और आप झूठा फर्जी गांधी परिवार आप लोग जो चला रहे थे वो चल रहा था। अब नहीं चलेगा। पहली बात, अब इसमें बहुत बड़ा एक्सपोज होने वाला है। तो कुल मिलाकर तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। तैयारी ये हो चुकी है कि भाई वो कुछ कह रहे थे कि मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया, बस तीली की ज़रूरत है, चिंगारी लगाने की ज़रूरत है। उज़्बेकिस्तान, मिट्टी का तेल, चिंगारी, कमाल है। धन्यवाद गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या ही कहें, बाकी आप लोग समझदार हो। कुछ मुख्य अंश ज़रूर देखिए आप इनके, जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी देखिए, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी देखिए, और लास्ट में एकदम मस्त, एकदम तड़कता भड़कता दिखाऊंगा आपको। कल का दिन आपने क्यों चुना? वो कह रहे हैं आप मुझे बताइए, सोशल मीडिया सरकारें बनती हैं। कल का मैं ट्वीट करता हूं ना देखता हूं, ना मैं इस वक्त हम लोगों सोशल मीडिया सरकारें बनती हैं। कल का मैं ट्वीट करता हूं ना देखता हूं, कल का मैं ट्वीट करता हूं ना देखता हूं, मैं ट्वीट ना करता हूं ना देखता हूं। आप कहते सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं, कमाल हो गया।
ना मैं इस वक्त हम लोगों की एक ही स्ट्रेंथ है, दैट इज सोशल मीडिया। हम लोगों की बात सोशल मीडिया से फैलती है। ये उसको भी रोकने के सिस्टम ढूंढ रहे हैं, कैसे रोका जाए वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ है। जो प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, सबको इन्होंने कंट्रोल कर। कल तक कह रहे थे कि भाई सोशल मीडिया पर जो है हम ट्वीट करते नहीं, हम सोशल मीडिया पे है नहीं। आज कहते हैं सोशल मीडिया हमारी ताकत है। डिसाइड कर लो भाई, ताकत है या नहीं है। बार बार ऐसा दोगलापन अच्छा नहीं लगता, इधर पलटो उधर पलटो। लेकिन नहीं तो खैर पलटू, रजिस्टर्ड पलटू रहा मैं, रजिस्टर्ड। 2023 में क्या कह रहे हैं और 2019 में क्या कह रहे थे, जरा वो भी सुन लीजिए। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। ये जो फैसला लिया गया था कि रास्ते के जरिए जाएगा, आप प्लेन के जरिए ले जा सकते थे, इतने सारे सीआरपीएफ जवानों की जान जोखिम में डालने की आखिर जरूरत क्या थी? ये भी तो सवाल है ना। नहीं, अगर हम जो उसके नियम कायदे हैं जवानों को ले जाने के, उससे ले जाते तो कोई, जाते ही हैं, ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर मैं भी ट्रेवल करता हूँ कार से, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम कायदा मान के, उस तरह से देख के सारा वहाँ न्यूट्रलाइज करके जगह को जहाँ से जा रहे हैं जी, तो कोई मुश्किल नहीं। पुलवामा के शहीद कहते हैं इसी इंटरव्यू में, राहुल गांधी पॉडकास्टर वाले इंटरव्यू में उन्होंने कहा पुलवामा के शहीद इसलिए हो गए क्योंकि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ नहीं मिला था। हवाई जहाज़ मिलता तो नहीं होता। और उस समय जब खुद आप गवर्नर थे तब आपने कहा नियम अनुसार भेजा गया है, हवाई जहाज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं भी कार से जाता हूँ। दोगलापन देखिए सर। और ऐसे दोगले आपको अभी ये दोगलापन तो शुरू हुआ है, अभी आप देखते जाइए किस हद तक जाएगा। स्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। स्फोट करा दें, किसी बीजेपी, कहते हैं कि पहले कहते हैं कि पुलवामा बीजेपी ने कराया, फिर कहते हैं पुलवामा बीजेपी ने नहीं कराया। राहुल गांधी पॉडकास्ट है भाई, पॉडकास्टर बन गए हमारे हीरो। कोई नहीं, ज़रा देखें तो सही, जो भाई साहब पॉडकास्टर बन के जिनको गेस्ट बना के बुलाया है, उनके राहुल गांधी के बारे में विचार क्या है, सबसे ज़रूरी है। राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो एक, राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो एक देश के प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है, लेकिन उसने बहुत, जिसको कहिए, फिर वो वर्ड में कहीं यूज किया था, वो जो पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है। और उसी का नतीजा है कि आज यूएनओ में पाकिस्तान की चिट्ठी में उसके बयान दर्ज हुए। जो पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है, तो पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है। पॉलिटिकल जुवेनाइल, अरे बाप रे बाप। और उसी का नतीजा है कि आज यूएनओ में पाकिस्तान की चिट्ठी में उसके बयान दर्ज हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको बोलना उस दिन था जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसका पार्टी का लीडर कश्मीर के सवाल को यूएन से जोड़ के कह रहा था। वो अगर लीडर था तो उसको बिठाता, डांटता, फिर खुद खड़ा होकर कहता कि हमारा कश्मीर पे ये स्टैंड है। आज तक उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं बताना चाहिए ये, कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती। लोग जूतों से मारेंगे, लोग जूतों से मारेंगे, लोग जूतों से मारेंगे, लोग जूतों से मारेंगे। अरे राम 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 राम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राहुल गांधी द ग्रेट पॉडकास्टर के गेस्ट ये कह रहे हैं कि लोग जूतों से मारेंगे। अब बाहर निकलोगे, चुनाव में जाओगे तो लोग जूतों से मारेंगे। अब ये राहुल गांधी जी के गेस्ट हैं, तो राहुल गांधी जी जाने और उनके गेस्ट जाने। द ग्रेट पॉडकास्टर हैं साहब, हाँ, समझ लीजिए। कमाल है साहब। इतनी मेहनत करके जिस गेस्ट को बुलाया, उस गेस्ट ने जूते पड़वा दिए इनको। गजब के लोग, क्या करें। पर खैर,
इंडी अलायंस है साहब। ये अलायंस किस लिए बना जानते हैं? सवाल बहुत सारे उठेंगे इस अलायंस को लेकर। सवाल इसलिए बहुत सारे उठेंगे क्योंकि जब आप कोई अलायंस बना रहे हो, जिस प्रकार का आप अलायंस बना रहे हो, ये भी सुनने में आया है कि इस अलायंस को बनाने की जो सलाह है वो कहीं बाहर से आई है। उज़्बेकिस्तान वालों से तो नहीं आई, कहाँ से आई पता नहीं, लेकिन बहरहाल जिधर से भी आई सलाह तो अच्छी नहीं है देश हित में। जिनको लग रहा है इंडिया अलायंस बहुत बड़ी तोप चला लेगी, वो इंडिया अलायंस वाले लोग जाने, लेकिन हमें नहीं लगता कि देश हित में है, क्योंकि ये अलायंस बनाने का पूरा जो मसौदा है ये बाहर से आया है। तमाम सारी पार्टियाँ, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि तमाम सारी पार्टियों से बाहर से, विदेशों से कांटेक्ट किया गया, उन्हें समझाइश दी गई कि आप साथ में आइए। सिर्फ इतना नहीं, यहाँ तक भी बात आ रही है कि पैसा भी दिया गया कि आप साथ में आइए, इस बात का पैसा दिया गया। आप साथ में मंच पर आइए, इस बात का अलग से पैसा दिया गया। तमाम सारे जो 5 स्टार होटल्स में ये सारे अरेंजमेंट हो रहे, इसके लिए पैसा दिया गया। और पैसा चुनाव में भी आएगा, जम कर आएगा, बहुत खर्चा होना है। 2024 इतना आसान नहीं होगा जितना लोग सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिएगा। और कुछ लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया है, और वो ये डिसाइड कर लिया है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कुछ तो होगा। बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं बार बार, और मेरा कहना अगर कुछ होता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए कि भाई आपने ही कहा था होगा, और आप ही का करा हुआ है, हमें पता है। खैर, इस इंडिया अलायंस का एक और नमूना देखिए साहब। राजभवन तमिलनाडु लिख रहा है क्या, पुलिस डिड नॉट रजिस्टर राजभवन कंप्लेंट ऑन अटैक, सो मोटो डाइल्यूटेड द अटैक एज अ एक्ट ऑफ सिंपल वैंडलिज्म एंड इन हरी गॉट अरेस्टेड, एक्यूज्ड, remanded to jail at midnight, waking up the magistrate and prevented detailed interrogation which could expose those behind attack. For fair investigation is killed before it began. गवर्नर साहब हैं, राजभवन के ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया था, राजभवन के ऊपर। आप सोचिए, ये राष्ट्रपति प्रथम नागरिक, और राजभवन माने किसी भी स्टेट में टॉप का आपका ब्यूरोक्रेट या वॉटेवर जो शासन व्यवस्था का, उससे बड़ी बात आप इसको लीजिए कि जब आप इस प्रकार की चीज़ें बोलते हो, राजभवन के ऊपर जब हमले होते हैं, तो राजभवन के ऊपर जब हमले होते हैं तो उसकी FIR राजभवन कराता है। यहाँ राजभवन से FIR नहीं ली, उसकी कंप्लेंट नहीं ली। यहाँ इनफैक्ट उल्टा काम ये किया गया कि सो मोटो ले लिया। अब तक सो मोटो नहीं ले रहे, गाली दे रहा है कोई खड़ा होके, स्टालिन का लड़का गाली दे रहा है, उस पर सो मोटो नहीं हो रहा। सुमोटो किस चीज़ पर हो रहा है? FIR, इस पर सुमोटो हो रहा है कि हम सुमोटो लेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि FIR कर दिया, अरे वो तो ऐसे ही पिए था, नशे में था, उसने ऐसे फेंक दिया, रात में ही उसको अरेस्ट किया बिल्कुल नॉर्मल धाराओं में, और रात में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, और मजिस्ट्रेट को सोते में से उठा दिया। इतनी जल्दी क्यों? सुबह कर लेते हैं। और रात में उसको जमानत मिल गई और लड़का आराम से घर चला गया। साफ दिखता है राजभवन पर कराया गया ये हमला सुनियोजित था, जिसमें जमानत भी कैसे लेनी है वो भी पहले से ही तय था। तो सवाल इस बात का है, क्या तमिलनाडु की सरकार राजभवन पे हमले करके गवर्नर को धमकाना, डराना चाह रही है? सवाल तो बहुत सारे उठेंगे। क्या तमिलनाडु की पुलिस राजभवन के इस हमले में खुद शामिल है, इसलिए इतनी जल्दीबाजी हुई थी? क्योंकि हम ऐसा नहीं कह रहे, राजभवन इस बात को बाकायदा लिखित में कह रहा है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या ये सब भी इसलिए किया जा रहा है ताकि ये इनके प्रकार कैसे न कैसे लोगों को डराया धमकाया जा सके? चुनाव तो वहाँ पे भी होने ना सर, किसी प्रकार से शासन व्यवस्था को चैलेंज किया जा सके। सोचना आपको है, क्योंकि 24 इतना आसान नहीं होगा। ठीक है ना, आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, QR कोड को स्कैन करके अपना अपना पेमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी अपनी फ़ीस ज़रूर भर दीजिएगा। जो लोग फ़ीस नहीं भर रहे हैं, बदमाश लोग जो हैं, अपनी अपनी फ़ीस भर दो भैया, नहीं तो बेवकूफ़ मत समझो। मेरे पास सबका हिसाब है कि इसने 6 महीने पहले भरी थी, 6 महीने पहले नहीं भरना दादा, हर महीने को भरना है। सरकार चली जा रही है, अब जो समेटना है समेट लो जल्दी जल्दी, फिर कल नहीं मिलने वाला है कुछ भी। इसके लिए QR कोड को स्कैन कीजिए और अपने अपना पेमेंट कर दीजिए भाई। अमाउंट के ठीक नीचे अपना नंबर और नाम ध्यान से भेज दीजिएगा 8770720196 पर। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फ़ीस भर सकते हैं जो भारत के बाहर है। और NShukla@UPI के माध्यम से भी अपनी फ़ीस भर सकते हैं। जो भारत के बाहर है उनकी ऑप्शन नहीं चलेंगे, उनके लिए patreon.com/NShukla
paypal.me/शुक्ला GW इन 2 जगहों पर जाकर अपने अपनी अपनी फीस ध्यान से भर दीजिएगा। भरना ही है। जिन्होंने पिछले नहीं भरे हैं अमाउंट, वो पिछला भी क्लियर कर दे, सारे ड्यूज़ हर महीने कंटिन्यूस रेगुलरली भरना है ना। एंड t.me/शुक्ला, ये वो टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिससे सबको जुड़ना है। जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो फ्री में देख रहे हैं, जो पैसे नहीं दे रहे, जो नहीं दे सकते, जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी, सबको मालूम है कौन सी एग्जम्प्टेड कैटेगरी, वो सभी लोग है ना इसमें आराम से जो है अपने आप को अपना जो है इसको चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। एक आध लाइव हो सकता है उस पर भी करें, हो सकता है आज ही करें, क्या मालूम, यू नेवर नो। ठीक है ना, कोई हो सकता है स्पेशल लाइव हो जाए, स्पेशल टेलीग्राम लाइव। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं आपको कुछ दिखाते हैं। ओहो हो, इतनी भीड़, अरे बाप रे बाप, देखें जरा, गजब भीड़ है भाई, गजब। इधर पूरा भरेला है, इधर पूरा भरेला है भाई। ओ हो, गजब गजब। चींटियों की तरह जो दिख रहे हैं ये इंसान हैं, और इतने सारे इंसान हैं। ये फिलिस्तीन यानी हमास के समर्थन में आए। फिलिस्तीन को कहने की बात है, हमास के समर्थन में उतरे लोग हैं, आतंकवादियों के समर्थन में उतरे लोग हैं। और इनका कहना है कि इजराइल जो अपने आप को बचाने का जो प्रयास कर रहा है, घर में घुस के जो आतंकवादियों को मार रहा है, वो गलत है। हमास के आतंकवादियों को, हमें लगता है इजराइल को पूरा अधिकार है अपने नागरिकों की सुरक्षा। देखिए कहाँ तक है साहब, ये आप वो देखो कहाँ तक, बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल पूरा भरा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई कुवैत में हो रहा है, कतर में हो रहा है, इराक में हो रहा है। नहीं, ये आइकॉनिक टावर है साहब, इसको देखिए और पहचानिए कहाँ हो रहा है। बिल्कुल सही, ये लंदन में हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि लंदन में इतने सारे लोग, लंदन तो गियो, कमाल है साहब। ये लंदन का हाल हो गया। मदोत्रा विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बड़े कमाल की बात है, ऐसा भी होता है। देश गया पूरा साहब, मजाक मत समझिए। खैर विदेशों में तो हाल बहुत बुरा है, ज़रा कहीं और का भी देख लें। लोग सोच रहे होंगे पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ। ये रही पुलिस साहब आपकी। ओहो हो, एक बार फिर और हो। अरे पुलिस पिट रही है भाई साहब। किधर पिट रही है, जरा एक बार फिर से देखें, थोड़ा पीछे लाओ, थोड़ा और पीछे। अच्छा, अल फुरसान रेस्टोरेंट। ओहो हो, काहे गए थे, उनका इलाका है भाई। हाँ, भारत हो चाहे लंदन, उनका इलाका। हाँ, MSL, समझ रहे हो ना। एक और पुलिस वाला पिटा, अरे गजब। गजब है भाई। ये वो लोग हैं जो अपने देश से भागे थे कि हमारे में सरिया कर दिया गया, मतलब उनके यहाँ सरिया लागू कर दिया गया। फिर कहाँ भागे, यूरोपियन देश भागे, ब्रिटेन गए, लंदन गए। बोले झाड़ू पोछा लगवा लो माई बाप, हमको नौकर बना लो, हम तुम्हारे झाड़ू पोछा लगा देंगे, बस हमको रहने दो यहाँ, भगाओ मत हमको। और अब वो लोग वहाँ की पुलिस को मार रहे हैं। खैर ये तो बाहर की बात है, अपने देश की बात करो भाई, अपने देश की बात करो। अपने देश में क्या हो रहा है जरा उसको भी देख लीजिए। आप सोचोगे मैं आपको अलास्का ले गया, पेंगुइन ही पेंगुइन, पेंगुइन्स नहीं है भाई साहब, गलतफहमी मत रहिए। हाँ पहली बात। दूसरी, ये बंगाल है, और हजारों की तादाद में, एक आध हज़ार नहीं, हजारों की तादाद में ये महिलाएं बाहर निकली और उन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करी। भारत फ़िलिस्तीन का समर्थन नहीं कर रहा है,
भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। फ़िलिस्तीन तो हमने कहा बहाना है, असल में हमास को आगे बढ़ाना है। अब हमास के लोगों को घर में घुसकर इजराइल मार रहा है। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए क्या आप इंतज़ार करेंगे कि वो आके मारें फिर आप उस पर काउंटर एक्शन लें, या फिर सीधे घुस के मारना चाहिए? मुझे लगता है इजराइल बिल्कुल सही कर रहा है। चलिए और देख ले, कहीं की और भी वीडियो आ रही है, बता रहे हैं कोई जो हमास के जो बड़े बड़े लोग हैं, नकले अल जलजौन रेफ्यूजी कैंप, वहाँ पर देखिए साहब, हमास के आतंकवादियों के जो कमांडर इन्होंने अपने घर बना लिए थे। इजराइल कहता भारत हमारा दोस्त है और योगी जी हमारे सबसे परम दोस्त हैं, तो हम योगी जी के से जो उनकी दोस्ती है उससे प्रेरित हैं। बुलडोज़र चल रहे हैं भाई साहब। कहते बम में खर्चा ज़्यादा होता है, योगी जी के मॉडल में खर्चा कम है, तो कम खर्चे में पूरे मज़े लिए जा रहे हैं और पूरी जनता देख रही है किस प्रकार से जो है घर टूट रहे हैं। बहुत सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं। ये सारे वो आतंकवादी जिन इसको पकड़ लिया गया, जिसका घर है बजेस नकले, इस आतंकी का नाम, इसको पकड़ लिया गया, इसका घर तोड़ा जा रहा है। इतने ऐश के घरों में रह रहे हैं आतंकवादी, और बम किसके हाथ में पकड़ा रहे हैं, गोली किसके हाथ में, बंदूक किसको दे रहे हैं? जा तू फिदाइन बन जा, तुझे मरना, वहाँ से लौट के नहीं आना इजराइल से। इनका लड़का नहीं जा रहा साहब, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और ये आलीशान घरों में, 5 स्टार घरों में रह रहे हैं। अब इन घरों पर बुलडोज़र चल रहा है। ये गाज़ा से आया आपके पास। सही है कि नहीं? तो योगी जी का बुलडोज़र तो भाई वहाँ भी चल रहा है। बुलडोज़र बड़ा फेमस हो गया सर। पर खैर कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि अभी यूएन में एक प्रस्ताव लेकर आए थे, 2 प्रस्ताव आए थे। एक फ़िलिस्तीन लाया था जिसमें उसने बोला कि बिना शर्त और तत्काल इजराइल के इन्वेजन को या इजराइल की कार्रवाई को रोका जाए। दूसरा प्रस्ताव इजराइल लेकर आया था और उसमें 2 प्रस्ताव आए थे। उसमें था कि भाई कि हर हाल में आतंकवाद को रोकना चाहिए। भारत ने उसके फेवर में वोटिंग करी। और ये वाला फ़िलिस्तीन जो लेकर आया था, इसमें इन्होंने हमास के आतंकवादियों के लिए कुछ नहीं कहा था, जबकि भारत ने स्पेसिफिकली कहा था कि आप इसको मॉडिफाई कर दीजिए, इसको अमेंड कर दीजिए और इसमें साथ में आतंकवादियों के कंडेमनेशन डाल दीजिए, तो हम आपके फेवर में वोटिंग करने लायक होंगे। पर इसके बावजूद फ़िलिस्तीन ने नहीं किया। ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट गई थी भारत की तरफ से, है ना, यूएन के अंदर कागज़ों में दर्ज है, लेकिन इन्होंने उसको नहीं माना। तब क्या हुआ? तो भारत ने साथ देने से मना कर दिया कि हम ऐसे तो साथ नहीं दे पाएंगे। फिर क्या होता है उसको भी देखें ज़रा। अनिल कुमार जी कहते हैं इतना हमास पर रोने वाले कभी कश्मीरी पंडित का साथ देंगे? ये कभी गए हुआ तो ये उनका साथ देंगे? भाई कश्मीरी पंडित छोड़ दीजिए, ये तो भारत का भी साथ देंगे, इसमें संशय। अनिल कुमार जी, ऐसा ना हो ये कहने लगे नहीं पाकिस्तान से हमला हुआ या बांग्लादेश से हमला हुआ तो वो तो हमारे भाई हैं, क्योंकि ऐसा वो कह रहे हैं, है ना, इसलिए भरोसा नहीं कर सकते। The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite, and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. तो टेरर अटैक्स की कंडेमनेशन को लेकर इजराइल प्रस्ताव लाया था, पास किया, भारत ने उसके फेवर में वोट किया, लेकिन दूसरा वोट जो था इनके फेवर में नहीं किया। हमास ने जो टेरर अटैक किया था, इजराइल उसका प्रस्ताव लाया था कंडेमनेशन का, उस पर भारत ने पक्ष में वोट किया। लेकिन जॉर्डन, सॉरी नॉट पैलेस्टाइन, जॉर्डन जो एक रेजोल्यूशन आया था, यूएन रेजोल्यूशन, उसमें हमास का जिक्र नहीं था। भारत के ऑफिशियल रिक्वेस्ट के बाद भी उन्होंने जिक्र नहीं डाला, कंडेमनेशन नहीं थी उसमें, इसलिए भारत ने जॉर्डन के उस पर विरोध नहीं किया, लेकिन एब्सटेन कर दिया कि हम वोट नहीं करेंगे।
बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं इसको लेकर, पहले उनका चिल्लाना सुन लें, कौन कौन चिल्ला है। बड़ी ज़ोर से आवाज़ आएगी, भारत ने फिर जो है जॉर्डन का साथ क्यों नहीं दिया, फिलिस्तीन के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हुआ। ये देश जो है वो गांधीवादी देश है, और जिस तरह से जो यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई, इंडिया ने एक्सेप्ट किया, वो गांधीवादी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहा है। क्या कहना चाहिए? एक भारत में आज संयुक्त राष्ट्र में सर वोटिंग हुई कि गाजा में जो है सीज फायर किया जाए, युद्ध विराम किया जाए, मानवता के यहाँ से लोग वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन भारत ने वहाँ पर एक्सेप्ट किया, मतलब वो भारत का कहना ये था कि वहाँ हमास आतंकी संगठन है, उसका उस पर जिक्र नहीं है, इसके कारण वो भारत वहाँ पर अनुपस्थित रहा। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि हमारी जो नीति थी कि हम गांधीवादी देश है और मानवता की तरफ जब कोई जंग रोकने की अपील कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। इस इशू पर भारत सरकार ने इतना कंफ्यूजन मैंने कभी देखा नहीं। पहला स्टेटमेंट जो आ गया प्रधानमंत्री, उन्होंने इजराइल को टोटली सपोर्ट करने की बात, और जब इसकी रिएक्शन दुनिया में और हिंदुस्तान में अलग आ गई, फिर फॉरेन मिनिस्टर ने दूसरी लाइन ले ली और पैलेस्टाइन के सपोर्ट में उन्होंने बातें यहाँ की। ये भारत सरकार ने कंफ्यूजन अलग अलग तरह की बात करती है। जहाँ तक आज तक की हिंदुस्तान की नीति इसी थी, वह नीति पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने की थी, इजराइल को समर्थन करने की नहीं थी। जिस तरह से गाजा सेक्टर में हमले हो रहे, हॉस्पिटल में बमबारी हो रही है, हजारों लोग मर रहे, इसका समर्थन भारत ने आज तक कभी किया नहीं। आज यहाँ भारत सरकार की नीति में टोटल कंफ्यूजन। नाही, याच्यामध्ये महाराष्ट्राने केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन बसून सरकारला तेवढं प्रश्न सोडवला पाहिजे। एका अतिदेखील स्थितीपर्यंत जाण्याची अवस्था येऊन देता कामा नये। तो सब कुल मिलाकर कहते हैं हमारी जो पॉलिसी है, शुरू से वो पॉलिसी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेंगे, ऐसी कौन सी पॉलिसी हमें तो आज तक नहीं मिली। हम पैलेस्टाइन का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि रशिया कर रहा था। पहले हम किसी के पुछलग्गू होते थे, आज भारत किसी का पुछलग्गू नहीं है। भारत आज आतंकवाद का विरोध कर रहा है, इजराइल का भी समर्थन कर रहा है और पैलेस्टाइन का भी कर रहा है, दोनों का कर रहा है। लेकिन आतंकवाद का जो विरोध है वो तो जारी है, तब भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। बड़े परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे बेचारे क्या करें। लेकिन जिस फिलिस्तीन के लिए इनका दिल फट रहा है, जरा एक बार पलट के देखिए उस फिलिस्तीन ने भारत के साथ क्या किया। हमने 70 सालों तक फिलिस्तीन का साथ दिया और उसी फिलिस्तीन ने हर बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया। जरा हिस्ट्री उठाकर तो देख लीजिए महाराज, किसके साथ दोगे आप, इन निकम्मों का। बहुत अच्छा किया भारत ने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट किया। मैं कहता हूँ पूरा ड्रास्टिक चेंज करना चाहिए और बिल्कुल जो है बदल देना चाहिए। रो रहे हैं कि साहब भारत ने समर्थन नहीं किया फिलिस्तीन का प्रस्ताव नहीं था, जॉर्डन का था। पहले जानकारी दुरुस्त कीजिए। दूसरी बात, आतंकवाद का उसमें जिक्र नहीं था दूर दूर तक। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था आप आतंकवाद का जिक्र कर दीजिए, हम आपका समर्थन कर देंगे। इजराइल जो प्रस्ताव लाया था उसमें उन्होंने कहा था जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़ाया जाना चाहिए। तो जो बात सही है उसके लिए भारत ने हामी भरी, हाँ भाई हॉस्टेजेस जो है उनको तुरंत फ्री करना चाहिए। इसके बावजूद हमास के आतंकवादियों ने फिलिस्तीन ने अब तक उनके जो अगवा लोग हैं उनको फ्री नहीं किया है। तो युद्ध का आमंत्रण तो खुद दे रहे हो आप हॉस्टेजेस को फ्री कीजिए, तब आगे कुछ बात हो। लेकिन दर्द तो और भी लोगों को है साहब, बड़ा खतरनाक है। प्रियंका गांधी वाड्रा, अच्छा जी, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हमने कहा ना, किसी पागल ने कहा था, खैर कोट कर रही हैं, एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड, नहीं, एन आई फॉर बोथ द आईज विल नेवर मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इनफैक्ट इट विल डिटर द अदर पर्सन। तो खैर अपनी कहानी कर, आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड दैट आवर कंट्री हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग फॉर अ सीज फायर इन गाजा। सीज फायर के लिए था ही नहीं, फिलिस्तीन के समर्थन के लिए था। कहाँ था सीज फायर के लिए? भारत तो शुरू से सीज फायर के लिए कह रहा है और इसका विरोध अमेरिका ने किया है।
आवर कंट्री वॉज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, प्रिंसिपल ऑफ फलाना ठिकाना, दुनिया भर के ज्ञान इन्होंने दिए। दर्द बहुत है। रिफ्यूज टू टेक अ स्टैंड इन विच इट साइलेंटली एज एवरी लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी इज pulverized, food, water, medicine, supplies, communication and power is cut off, millions of people, thousands of men, women। ये वो लिख रही हैं मैडम जिनका ट्वीट नहीं आया था 7 तारीख को। हमने दिखाया था ना आपको पूरा स्क्रॉल करके। 7 तारीख को जब छोटे छोटे बच्चों को गोली मारी जा रही थी, उन्हें छलनी किया जा रहा था, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा था, जब ये कहा जा रहा था अरे नहीं इसको मत मारो, ये बंदी नहीं है, इसको तो रख लो, इसके साथ तो गैंगरेप करेंगे। हमने आपको वीडियो सुनाया था, दिखाया था, तब इनका ट्वीट नहीं आया। जब बच्चों के हाथ पांव बांधकर उन्हें जिंदा जलाया गया तब इनका ट्वीट नहीं आया। जब बच्चों की गर्दन काटी गई, उनके सिर धड़ से अलग कर दिया गया, तब इनका ट्वीट नहीं आया। इनका ट्वीट आज आ रहा। आज इनको मानवता जाग गई इनकी। मानवता मानवों के लिए होती, दानवों के लिए नहीं होती। क्लियर है ना? गजब के लोग हैं साहब, पर खैर क्या कहें। आइए दुनिया भर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा जरा देश में और भी देख लें क्या हो रहा है। केरल के मल्लापुरम में फालिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास आतंकी खालिद मशीद के वर्चुअल संबोधन होने पर बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन की मांग की है। तो केरल में फालिस्तीन, ये है इंडिया अलायंस। केरल में एक रैली निकली, रैली के बाद एक एलईडी लगाई गई। उस एलईडी में लाइव टेलीकास्ट हुआ, जैसे आप हमारा लाइव देख रहे हैं ना, ऐसा लाइव टेलीकास्ट हुआ। किसका? हमास के आतंकी का समर्थन में ये रैली निकाली गई थी। ये आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इसको लेकर ये पूरा हाँ, क्या लिखा है रैली में? और भी कुछ लिखा है, अपरूट। हाँ, क्या लिखा है? बुलडोज हिंदुत्व। अरे ये हिंदुत्व कहाँ से आ गया इसमें? ये लड़ाई तो यहूदियों से हो रही है, और यहूदी और मुसलमानों के बीच की लड़ाई अगर देखा जाए तो। वैसे तो इजराइल और आतंकवादियों की लड़ाई है, पर चलिए हम कहते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है, और आगे बढ़ जाते हैं यहूदी और मुसलमानों की लड़ाई कर लें। हिंदुत्व कहाँ से आ गया भाई? बवाल। दरअसल हमास आतंकी खालिद मशीद के वर्चुअल संबोधन होने पर यह पूरा बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन की मांग की है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। हमास का आतंकवादी लाइव टेलीकास्ट बड़ी स्क्रीन पर, और वहां से संबोधित कर रहा, भाषण दे रहा है केरल में। और इस खबर पर अपडेट हासिल करते हैं, शिवी का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। शिवी, क्या है ये पूरा मामला, दर्शकों को आप बताएं। जी, अभी केरला में बहुत सारे पैलेस्टीन सॉलिडारिटी रैलीज और मार्चेस बहुत सारे हो रहे हैं केरल में, पूरी स्टेट में। और ये कल मलप्पुरम में हुआ था एक वर्चुअल रैली, जिसमें ऑर्गेनाइज किया गया था यूथ सॉलिडारिटी मूवमेंट ने। ये यूथ सॉलिडारिटी मूवमेंट जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन की यूथ विंग है। तो ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रैली ऑर्गेनाइज किया था कल शाम को मलप्पुरम में, और इसमें हमास की खास नेता खालिद मशीद पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने एक 7 मिनट का स्पीच भी दिया था। उस अरब में उन्होंने एक स्पीच भी दिया था उस रैली में, जहां इधर अगर हम देखें तो बहुत सारे रैलीज में पैलेस्टीनियन एम्बेसडर्स बात कर रही थी, एड्रेस कर रही थी पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी रैलीज में। बट ये पहली बार हो रही है कि एक हमास की खास नेता पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे एक रैली में, पैलेस्टीन सॉलिडारिटी रैली में। और इसके खिलाफ अभी बीजेपी ने एक्शन लेनी चाहिए ये कहा है। और पिनराई विजयन, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, जो होम डिपार्टमेंट भी हैंडल करते हैं, उनको ये पूछा है बीजेपी केरल में कि उनका। तो जमात इस्लामी का ये कार्यक्रम था, और जमात इस्लामी जानते ही, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं उसके बारे में, जिनको नहीं पता हो एक बार गूगल कर लीजिएगा। तो उनकी यूथ विंग का प्रोग्राम था। आतंकवादियों से जो है भाषण दिलाए जा रहे हैं, वो आतंकवादी अब इनको शिक्षा देंगे। कमाल है साहब, पता नहीं कहाँ से इतना दोगलापन लाते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। और कह रहे हैं अपरूट बुलडोज़र हिंदुत्व बुलडोज़र चलाओ, अपरूट करो। ये हिंदुत्व कहाँ से आ गया? हमने आपसे क्या कहा? फ़िलिस्तीन तो बहाना है, असल में अपनी ताकत दिखाना है। वो सड़कों पे आकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। भोलापन नहीं कहेंगे, इसे बेवकूफ़ी कहेंगे। तो ये आप सोचिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। कोई नहीं, संडे एंजॉय करो यार, घर पे सो कहाँ, मैं भी परेशान करने जाता हूँ। अब हमारी तो मजबूरी है सर,
हमारे को अपना सैटरडे का कोटा पूरा करना है, हमारी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर सैटरडे को काम नहीं हुआ तो आज करना पड़ेगा, पर आप कहाँ चक्कर में पड़े हो आप लोग, मेरे जैसा मत बनना कभी। हाँ, रॉबिन जी कहते हैं प्रो रैलीज इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द वायरस दे हैव इम्पोर्टेड, नो अमाउंट ऑफ प्रिविलेजेस विल चेंज देयर पॉइजन एंड हेटफुल माइंड, ओनली उम्मा। रॉबिन जी 100% सही है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% सही है ये बात। और जब तक ये जमात जैसे जो चलती है, मज़े की बात ये है, खुद खाड़ी देशों में जमात बैन है और वही खाड़ी देश इनको अंट शंट अरबों खरबों की फंडिंग कर रहे हैं, वही खाड़ी देश। समय आ गया जब भारत को ऐसे फंडिंग को 100% बैन कर देना चाहिए, और ये जितनी भी किताबें वहाँ से आ रही हैं इसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। दो ही चीज़ें हैं, या तो आदमी ब्रदरहुड ढूंढ रहा तो वहीं जाके रहे, और अगर देश में रहना तो देश में रहने का तरीका एकदम स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, ये एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। नितिन जी थैंक यू फॉर योर नॉन स्टॉप एनालिसिस, बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी, है ना, क्लियर है। तो थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड। ये टाइम एकदम सही है, इसको रेगुलर कर लीजिए। नहीं, पॉसिबल नहीं होगा सर, क्योंकि ये जो न्यूज़ आप देख रहे हो लगभग सब कल की हैं, आप आज देख रहे हो। हमारा प्रयास ये रहता हम सबसे पहले आपको दिखाएं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, सबसे पहले नहीं रह पाएगा, है ना। फिर भी आप कह रहे हो, हम भी कोशिश करेंगे। तो चलिए साहब, अप्रूव्ड हिंदुत्व की बात चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो हिंदुत्व को, देश को, हिंदुत्व को अप्रूव करने की बातें कर रहे हैं, देश को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ और लोग भी हैं, उनकी भी सुन लें वो कुछ कह रहे हैं। आप डिसाइड कीजिए, चयन आपका है साहब। झगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है। क्या 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 क्या, एक बार फिर से सुनिए। झगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है, पर हमारे यहाँ तो लोग दोस्ती के नाम पे शरणागत रहते हैं। नहीं भाई नहीं भाई, कोई बात नहीं, उसने 2 गाली दे दी, राम को दे दी, धर्म को दे दी, सबको दे दी, वो शरणागत हैं, कुत्ते की तरह तलवे चाट रहे हैं उसके। दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, माँ ले जाए, हमारी बहन ले जाए, बीवी ले जाए, दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा मत बोलो, उस पर तो, बीवी पे तो एकदम से, माँ बहन पे कुछ नहीं होता, ले जाओ। बीवी पे पेटीकोट के गुलाम जो ठहरे। पर खैर आगे सुनते। दोस्ती की भाषा दुर्बलता नहीं है, शक्ति संपन्न बनकर दोस्ती करना। शक्ति संपन्न जब अच्छे लोग बन जाते हैं तो उससे वो गुंडागर्दी नहीं करते, वो सबको शक्ति संपन्न बनाते हैं, दुर्बलों की रक्षा करते हैं, वो सबको अपना मानकर चलते, समदृष्टि रहते हैं। क्या है भाई, अपनी तो दोस्ती हो गई फलाने से, दोस्ती नहीं होगी, आप चमचे हो उसके। क्योंकि दोस्ती तो तब होगी जब आप शक्ति संपन्न होंगे, जब आप बराबरी में होंगे या आप उससे बड़े होंगे। और जब आप सही व्यक्ति के पास शक्ति आती तो क्या करता है, सबको अपने बराबर लेता है। भारत के पास शक्ति आई, वैक्सीन आई, हमने किसी को भीख में थोड़ी दी, फ्री में दी, लेकिन दोस्ती के नाते दी। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, शक्ति संपन्न बने और सबको आगे बढ़ाया। आप देखिए ना, पूरे अफ्रीका में इंटरनेट से लेके तमाम सारी जो टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें भारत पहुंचा रहा है, हर गांव तक उनके पहुंचा रहा है, और कुछ नहीं, उसके एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। तो हम शक्तिशाली हुए तो अपने से जो दुर्बल है उसके साथ भी समभाव, समानता का भाव रखा। बस इतना सा फर्क है, कल्चर का फर्क है सर। कल्चर का फर्क है। शील की भी ताकत रहती है, शारीरिक शक्ति के साथ साथ वो शील हमको विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणो गवि अस्ति भी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित यानी विद्वान यानी जानकार लोग सबको समान नजर से देखते हैं, ये बताता है। ऐसा हमको चलना पड़ेगा, सहन बहुत करना पड़ेगा, उकसावे में आना छोड़ देना पड़ेगा। ये जो नहीं हो सकता भाई, उकसावे में आना छूना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम पॉपकॉर्न हैं, गर्म तवा देखते ही पैंट उतार के बैठ जाते हैं उस पर, फिर उजक के चिल्लाते हैं, जल गई जल गई जल गई। क्या करें,
आप लोगों के लिए है ये, मुझे तो सब पता है, पर आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। शक्ति संपन्न जब आप हैं, उकसावे में भी लोग कोशिश करेंगे उकसावे में लाकर आपसे गलत काम कराने की, उकसावे में नहीं आना है। ठीक है, अविश्वास छोड़ना पड़ेगा अपने। नहीं, ये नहीं हो सकता, अविश्वास नहीं छोड़ सकते। हाँ, कल बकिया हो जाता है क्योंकि, हाँ, जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। ये भी नहीं हो सकता, बोलेंगे हम बहुत, फिर पिट जाएंगे तो फिर रोएंगे। किसी एक तरफ ये इशारा नहीं है, सभी तरफ है, सभी तरफ से होता है। सब जगह ऐसे लोग हैं जो ये समझते नहीं, या ऐसे लोग हैं जो ये होने देना नहीं चाहते। उनको छोड़ दो, उनको इग्नोर करो, अपने रास्ते पर बढ़ो, सबको जुटाओ। ऐसा चलना पड़ेगा तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया में से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बातें चलेगी, गुंडागर्दी होगी तो उसका तो इलाज एक ही है, संगठित बल संपन्न समाज, नागरिक अनुशासन, कानून सुव्यवस्था और संविधान का पालन करके चले। इस गुंडागर्दी के प्रतिकार में शासन प्रशासन का सहयोगी बन के चले, यही उसका उपाय है। इसलिए बल संपन्न संगठित समाज बनाने का काम संघ कर रहा है। तो क्या करना है, गुंडागर्दी का क्या उपाय है? संगठित समाज पहले नंबर पे था। फिर वही जो हम कहते हैं कि शासन प्रशासन के आप काम आ सकें, उसका सहयोग कर सकें। सहयोग कैसे करेंगे? मान लो अब वो हमास जैसे घुसाएं आपके यहाँ, तो आप कैसे सहयोग करोगे? गोली खाओगे? उसके लिए व्यवस्था आपको बता रखी है, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था आपको करनी चाहिए ताकि आप अपनी सुरक्षा कर सको, दूसरों की कर सको, शासन प्रशासन के काम आ सको। दूसरा, जब संगठित समाज होगा तो शासन प्रशासन आपके चरणों में होगा, आप जो चाहोगे वही होगा। संगठित समाज हम नहीं इकट्ठा कर पा रहे, ये एक बहुत चिंता का विषय है ना। रॉबिन जी कहते हैं बट नो फ्रेंडशिप विद मैड रेबीज डॉग। हाँ, रेबीज ही हो गए फिर तो सर बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। वैसे सर एक बात बताऊं, कई बार कुत्ते पाले भी जाते हैं, बांध दिया जाता है उनको दरवाजे पे दूसरों के लिए भौंकने के लिए। अब आप कहेंगे हमको काटे, तो वो आपको पता है पागल कुत्ते के साथ क्या किया जाता है। चलिए और आगे चलें। कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं आज, बड़ा गजब का ज्ञान है। मेरे वालिद जबकि कश्मीर 80% मुसलमान थे, उस वक्त जब पार्टीशन हुआ उस वक्त ये फैसला किया गया कि जो मुसलमान जहां अक्सरियत है वो पाकिस्तान को जारी चाहिए। और उस वक्त वहां से नारा लग रहा था, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और यहां से मेरे वालिद खड़े हो गए, कहा मैं ये दो नेशन जरूरी नहीं मानता। हमारे हिंदू भाई कहां जाएंगे, हमारे सिख और ईसाई भाई कहां जाएंगे, हमारी ये बहनें कहां जाएंगी अगर हमने इसको कबूल किया? ये लोग भूल गए। उस वक्त जबकि सब कुछ उधर है, हमारे दरिया का पानी उधर जा रहा है, हमारी सड़कें उस तरफ थी, उस वक्त मर्द मुजाहिद निकला नहीं, हमारा रास्ता गांधी का रास्ता है, नेहरू का रास्ता है, जहां हम सब इकट्ठे रहेंगे। हाँ, आज इसमें जरूर फर्क आ गया। आज मुझे खुद बच्चे कहते हैं कश्मीर में कि तुम्हारे बाप ने गलत फैसला किया, हमें वहां जाना चाहिए था। मैं कहता हूं तुम छोटी नजर से सोचते हो। ये वक्त आ गया है, मगर ये वक्त बदलेगा। यहां फिर से लोग जिएंगे, हिंदू मुसलमान से भाई भाई की तरह रहेंगे और रिश्ता बेहतर होगा। हवा है, मगर इसका मुकाबला करना जरूरी है। नफरतों का मुकाबला करना है, उसके बगैर नहीं बनेगा। मैं तो खास कहता हूं कि पाकिस्तान को भी अपनी हदगर्मी छोड़नी चाहिए। उनको भी ये समझना चाहिए अगर उनको उस मुल्क को बचाना है तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में रहना, और हिंदुस्तान के लीडरों को भी ये समझना है
या फिर इस मुल्क को तरक्की करनी है तो उस मुल्क के साथ दोस्ती में रहना है, उसके बगैर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कर ले जितना भी कुछ करना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भी कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो जाता है, हम मुसलमानों का उसका खमियाजा भरना पड़ता है। चलो, हिंदुस्तान पाकिस्तान को समझना होगा। भारत के साथ दोस्ती करेंगे तो ही बच पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान तो ख़त्म होने वाला है। अगर भारत के साथ विलय का एक बार को प्रस्ताव रखेगा तो कुछ हो सकता है। कश्मीरी तो सारे चिल्ला रहे हैं हमें भारत के साथ जाना है, वो तो आने को तैयार है। बाकी बची पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान सोचे, विचार करे। कई लोगों के कागज़ भी मिल गए हैं। हाँ, पीओके में भी कई लोगों के कागज़ मिल गए। उन्हें पता चल गया उनके जो दादाजी थे उनका नाम रामलाली था, तो उनका ये कहना कि जैसे ही हम इधर आएंगे हो जाएगा। ये तो एक बात। दूसरी कहते कि भारत को भी अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान का साथ लेना। हमने नहीं लिया, हम तरक्की कर गए। जब तक लिया था तब तक तरक्की नहीं कर पा रहे थे, जब से घुस भरना शुरू किया तब से हम तरक्की कर गए। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मतलब उसकी किस्मत में ऐसा लिखा है, जो उसको मारेगा पीटेगा वो तरक्की करेगा। तो भाई हमको तो तरक्की करनी, तो हम और आगे भी यही जारी रखेंगे। अब्दुल्ला साहब, आपका दिल दुखता होगा उनके लिए, ऐसे नालायकों के लिए हमारा दिल नहीं दुखता जिन्होंने इस देश के 3 टुकड़े कर दिए। वो तो कल्प्रेट हैं, उन्हें तो फांसी चढ़ाई जानी चाहिए। पहली बात है। दूसरी बात पर जिसमें इन्होंने इनफैक्ट पहली बात पर जहाँ इन्होंने कहा कि मुसलमानों को इसका दोषी बताया जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई होती है, ऐसा हमने तो नहीं कहा। आपके मन में ऐसा क्यों है? बड़ी अजब बात है। लेकिन कितने कमाल की बात है ना। कहते हैं कि जब मुल्क बना, अलग हुआ, तो हम मेरे वालिद खड़े हुए, उन्होंने बोला कि नहीं हम इधर जाएंगे। एक मिनट, कुछ गलतफहमी हो रही है। उस गलतफहमी को अपन सुधार लें फारूक अब्दुल्ला साहब। गलतफहमी आपकी जो दूर हो जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजा थे हरि सिंह, आपके जो वालिद थे, अब्बू थे, उनको नहीं साइन करने थे, हरि सिंह को साइन करने थे। राजा हरि सिंह ने बाकायदा साइन किया। वो एक्सेशन सर्टिफिकेट आज भी भारत के पास है, जिसमें उन्होंने कहा पूरा कश्मीर मैं भारत में विलय करना चाहता हूँ, विलय कर रहा हूँ। और उससे पहले क्या हुआ था जरा वो भी सुन लीजिए, जो आपके वालिद साहब ने या बाकियों ने किया था। उन्होंने छूटते ही बोला था, उस समय हरि सिंह ने कहा था हम अलग स्टेट रहेंगे। तो वहाँ जितने मुसलमान थे उन्होंने छूट के विद्रोह कर दिया था, बोले ऐसी की तैसी यहाँ हिंदू राजा नहीं हो सकता, हटा किसको। और उनके खुद के सैनिकों ने, जो मुसलमान थे, उनके खुद के सिपह सालारों ने विरोध कर दिया था। और जब हरि सिंह को ये पता चल गया था कि अब मेरी मौत निश्चित है, मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी, उनकी खुद की जो पुलिस थी, सेना थी, सब ने विरोध कर दिया था। उनके नौकर चाकरों ने विरोध कर दिया था। जब हरि सिंह को अपनी जान के लाले पड़ गए थे, तब महाराजा हरि सिंह ने मदद मांगी थी। और भारत आराम से, बहुत आराम से सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे। उन्हें पता था हरि सिंह के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भारत से मदद मांगे, और मदद हमारी कंडीशन पे होगी। उन्होंने कहा हम आपकी मदद कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो दूसरा स्टेट हो। या तो आप हमारे साथ विलय करो, तब हमारी पुलिस, हमारी सेना वहाँ आएगी, वरना हमारी सेना नहीं आ सकती। आखिरकार ये सोचने में भी उन्होंने समय बर्बाद किया कि मैं ऐसा करूं क्या, लालच कि मैं अलग देशी रहूँगा। जब उन्हें लग गया कि अब तो ये सारे के सारे मिलके हमें ख़त्म ही कर देंगे, तब जाकर हरि सिंह ने साइन किए थे। जो हिस्ट्री है वो एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ, आपकी किताबों में क्या लिखा उसको भूल जाइए। और तब जाकर भारत की सेना ने वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया था। तो ये जो कह रहे हैं ना हमने ऐसा कहा 80%, आप लोगों ने तो विरोध कर दिया था। भाई साहब, इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। आप तो वही लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खाया पिया और नमक हरामी करी थी कि नहीं करी थी, वो देख लो आप, हिस्ट्री में लिखा है सर। मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, किसी को बुरा लगा हो तो भैया माफ़ करना, पर अगर बुरा लगा तो हिस्ट्री की किताबें गूगल मत करना, उस पर तो फर्जी लिखा होगा विकीपीडिया पे। किताबें पढ़िए, सब अवेलेबल है आर्काइव्स में, भारत सरकार ने दिल्ली में रखें। ठीक है, वहाँ से पढ़ लीजिए, सारी सच्चाई आपको सामने मालूम चल जाएगी क्या क्या हुआ। सारे सिपह सालार खून के प्यासे हो गए थे, हरि सिंह की उल्टा, उन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाले लोग। तो जिनको आप नौकर रखते हो, कभी कभी वही आपके खून के प्यासे हो जाते हैं। अक्सर ऐसा ही देखा है हमने कश्मीर में। बाद में भी यही हुआ, पहले भी हुआ था। 47 में झटका लगा, नहीं समझ में आई, फिर 90 में लगा, अभी भी नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। फिर कुछ लोग पैदा ही होते हैं लात खाने के लिए, तो खा ही रहे हैं। अपनी अपनी सोच लो भाई, हमको तो नहीं समझ में आता, इसलिए हम तो सीधे पलट कर बात करते हैं। ज़माना बदल गया अब्दुल्ला साहब,
वो ज़माना था जब आप लोग झूठ बोलते थे, आपका झूठ चलता था। आज ज़माना सोशल मीडिया का है, आज ज़माना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्काइव भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिनको चाहिए वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, हमने कहा ज़माना बदल गया, कितना बदल गया उसका भी एक नज़ारा दिखा दूँ आपको। नो टेकर्स फॉर टीपू सुल्तान स्वॉर्ड एट क्रिस्टीज ऑक्शन। क्रिस्टीज का ऑक्शन हुआ साहब, टीपू सुल्तान की तलवार रखी गई। हाँ, वही जैसे भारत लाए थे खरीद के साहब 200-250 करोड़ में माल्या साहब, है ना। उस ज़माने में इसकी बड़ी वैल्यू होती थी, आज कोई खरीदार ही नहीं मिला। ओरिजिनल तलवार है टीपू सुल्तान की, ओरिजिनल तलवार, और आज कोई खरीदने वाला नहीं है। टीपू जैसे कबाइली जो है उसको कोई खरीदने कोई तैयार नहीं है, उसकी तलवार को। क्या कमाल है भाई। एक ज़माना था, बड़ी वैल्यू होती थी। वैसे इसकी वैल्यू निकाली गई 141 करोड़। 141 छोड़िए, 1 करोड़ में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। इतना बुरा हाल हो गया। कमाल है। लेकिन अब क्या कहे भाई, बेचारे किसी ज़माने में इनका नाम चलता था। अब नाम कोई कह रहा था तेल लगा के डाबर का, पता नहीं नाम मिटा दो किसी का, कह रहा था। खैर चलिए, कोई नहीं। तो ये टीपू सुल्तान का हाल हो गया। इस देशवासियों ने क्या हाल कर दिया, देशवासियों छोड़िए, दुनिया ने क्या हाल कर दिया। एक तरफ तो टीपू सुल्तान की तलवार नहीं बिक रही, दूसरी तरफ जैसे उस समय आक्रांत आए थे ना आपको कन्वर्ट करने, आज भी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। किस हद तक कन्वर्ट कर रहे हैं? दुर्गा पूजा पंडाल है साहब, दुर्गा पूजा पंडाल। और अब सुनिए इसमें क्या चल रहा है। মহরম অনুষ্ঠান, সেই মহরমের একটি খণ্ডচিত্র, মহরমের একটি খণ্ডচিত্র আমরা তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। মহরম অনুষ্ঠান আমাদের গোলকুমার চকে কিভাবে প্রতিপালিত হয় তার একটি খণ্ডচিত্র আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। আমাদের নবী, আমাদের ধর্মপ্রাণ হাসান আর হোসেন কিভাবে তাদের আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, কিভাবে লড়াই করেছিলেন, সেই হাসান হোসেনের যুদ্ধের লড়াই, সেই লড়াইয়ের একটি খণ্ডচিত্র আমরা তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে। গোলকুমার চক সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি মহরমের একটি খণ্ডচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরবে। একতায় সম্প্রীতির বাতাবরণে मोहर्रम खंडचित्र। दुर्गा पूजा पंडाल में मुहर्रम मनाया जा रहा है। मैंने सही सुना क्या? उड़े बाबा, कोई बांग्ला भाषी है क्या? रसगोल्ला जरा बताओ हमको ट्रांसलेट करके। আমরা মহরম প্রতিপালন করি একাত্মতার সাথে, আমরা ঐক্যবদ্ধ, আমরা হিন্দু মুসলিম পৃথক নই, আমরা এক, আমরা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। আমরা প্রতীকী লাঠি খেলার মাধ্যমে যে মহরম অনুষ্ঠানের খণ্ডচিত্র তুলে ধরছি। हिंदू मुस्लिम भय भय, एक खाता गोय, एक पूछता गोय, कैसे हो जाएगा भय भय? गोय खोय पूजो गोय, कैसे होएगा भय भय? हाँ, एक गाय खाने वाला, एक गाय को पूजने वाला, भाई भाई कैसे हो जाएगा भाई? এই পবিত্র মহরমে আমরা শামিল হই। আমরা হিন্দু হতে পারি, আমরা মুসলমান হতে পারি, আমাদের কোনো জাত নেই, আমাদের কোনো ধর্ম নেই, আমাদের পরিচয় আমরা মানুষ। इनकी जात और धर्म नहीं है हरामखोरों की, माफ़ी चाहता हूँ गाली के लिए, पर इन हरामखोरों की धर्म और जात नहीं है। लेकिन ये दुर्गा पूजा पंडाल में अपना नंगपन कर रहे हैं। अपने घर में नंगापन करो, नंगे घूमो, किसी ने मना थोड़ी किया। सड़क पे घूमो, कोई मना नहीं। हमारे धर्म के साथ ही खिलवाड़ कैसे हो सकता है? मुहर्रम गम का, रोने पीटने का, छाती पीटने का विषय है। अगर मैं गलत नहीं, सही कह रहा हूँ ना, कोई मुसलमान हो तो ज़रा बता देना। दुर्गा पूजा उत्सव का विषय है, गुलाल उड़ाने का, दिए जलाने का। ये कितने हरामखोर लोग हैं जो हमारे धर्म को अपवित्र कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी लोग हैं बंगाल में, वो इन आयोजकों के खिलाफ मुकदमा कराएं, क्योंकि ये तो वो वाली बात हो गई कि मंदिर में आकर आप छाती पीट रहे हो, आप गम मना रहे हो, पूरे माहौल को अपवित्र कर रहे हो। इसलिए इसका तो विरोध होना चाहिए भाई।
सब भॉय भॉय जो चल रहा है, भॉय भॉय भाई आप चलाइए अपने घर में, आप इधर नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, क्लियर? दिस इज द टाइम चेंज फॉर लाइव, वॉचिंग योर लाइव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट नाउ आई वॉच व्हेन आई गेट टाइम। चलिए देखते रहिए, नहीं तो रिकॉर्डेड देखिए कीजिए, 2x में देखिए, समय भी बचेगा, ठीक है ना? एकदम सही अनुवाद किया है, चलिए अच्छी बात है। तो ये स्थिति है, नहीं थोड़ा बहुत बंगाली समझ में आती, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में, सारी भाषाएं ऐसी है, समझ में आ जाती थोड़ी बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये स्थिति है भाई। इनका भॉय भॉय खत्म नहीं हो रहा, भॉय भॉय अपने घर में मनाओ, जो करना करो, हमारे धर्म में तुम्हारा भॉय भॉय नहीं चलेगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा कहाँ है वो किधर है वो सूद नाम से जो आया है भाई? थोड़ा पंजाबी में कुछ लिख, कहाँ देखें जरा, कितना पंजाबी देखें जरा। भाई साहब पंजाबी का भी देख लो जरा थोड़ा सा, गजब है साहब, हिसाब किताब ही अलग है, पंजाब भी ले चलते हैं साहब। हाँ क्या हो रहा है? वही गुंडागर्दी, आतंकवाद, बेअदबी कर दी साहब। बेअदबी के नाम पर दलित युवक को, दलित है, दलित विशुद्ध रूप से दलित युवक को इतना मारा गया, रस्सी से बांधकर इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। पहले मुंह काला किया गया, मुंह काला कैसे किया गया? गंदगी से, दलित है ना तो गंदगी से ही करेंगे, तो दलित है तो गंदगी से ही करेंगे भाई। पहले मुंह काला किया गया, इसके बाद मार मार कर, पीट पीट कर इसकी हत्या कर दी गई। मैं कोशिश करता हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ। मोगा के युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, और क्या है हत्या का पूरा मामला। तो साहब वीडियो वायरल हो गया, मोगा में हत्या की, मोगा आप जानते ही हैं मोगा की स्थिति क्या है, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वही खालिस्तानी है। देखिए अब आपको समझ में आ रहा है राम रहीम की आवश्यकता क्यों थी, अब आपको समझ में आ रहा है क्यों वहाँ पर एक ऐसे बड़े संत की आवश्यकता है पंजाब में जो दलितों को संभाल सके। वरना दलित क्रिश्चियन बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई नहीं जा रहा लट्ठे लेके, लेकिन अगर दलित गुरुद्वारे में आ जाए, गुरु ग्रंथ साहिब घर रख ले, तो उसमें प्रॉब्लम है। क्या बोले? नो SC ST Act, दीज एक्ट्स आर ऑलवेज अगेंस्ट अदर हिंदूज। राजेश जी लगेगा ही नहीं, पुलिस उनकी, सरकार उनकी, सब कुछ उनका है। आप कैसे उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए ऐसी तो आपको। बहरहाल आप कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि ऐसी उम्मीद आपको करनी नहीं चाहिए। तो ये स्थिति है। चलिए साहब क्या कहें, कुछ कहने को है भी नहीं, इतनी बुरी स्थिति में सारी चीज़ें हैं, ना ही कुछ कहें तो अच्छा है। बहरहाल तो खैर कुल मिला के मित्रों ये था आज का लाइव। इनफैक्ट कल का लाइव जो हमने आज किया, उम्मीद करते हैं आपको लाइव पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं आप सबने लाइव एंजॉय किया होगा, इन्फॉर्मेशन भी आपको बराबर मिली होगी, और उम्मीद करेंगे राहुल गांधी जी कल इस बात का जवाब ज़रूर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो उज़्बेकिस्तान क्यों गए थे और वहाँ किस किस से मिले, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो राहुल गांधी जी को दिए गए, कुछ पेन ड्राइव वगैरह कुछ दी गई हैं क्या, उसका भी वो जवाब देंगे। उसके अंदर क्या क्या है वो भी बताएंगे, क्योंकि इस देश के नेता हैं, इस देश की जनता उनको चुनती है, तो इस देश की जनता को उनको बताना भी चाहिए कि वो कहाँ गए पब्लिक लाइफ में, किस किस से मिले और क्या लाइन ऑफ एक्शन है, ये भी हम सब जानना चाहेंगे। तो बहरहाल आपसे अलविदा लें, उससे पहले आपको याद दिला दें QR कोड को स्कैन करके भाई आपको अपना अपना पेमेंट करना है, नाम अमाउंट के साथ नाम और नंबर आवश्यक रूप से भेजना है। 8770720196 पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से भी आप अपना अपना फ़ीस भर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग
भारत के बाहर हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। वो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला जी जाकर ध्यान से आपने अपनी फीस भर दें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को फिर मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन के साथ, और कुछ संस्कार, कुछ अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स तो आप लोग करते रहते हो, तो कुछ इस प्रकार की बातें करेंगे। बाकी सवाल जवाब के लिए हम आपको पिछली बार की तरह टेलीग्राम पर एक पोस्ट देंगे, वहाँ पर आप अपने सवाल दे सकते हैं। जो एक जैसे मिलते जुलते सवाल होंगे या जो ज़्यादा सवाल होंगे उनको हम लेंगे और एक सवाल के तौर पर लेंगे, सारे के नहीं, बना कर एक लेंगे ना। तो चलिए, टेलीग्राम पर ध्यान रखिएगा, सवाल की पोस्ट वहीं आने वाली है, वहीं आपको अपने सवाल पोस्ट करने और उसी से लाइव में लिया जाएगा। शाम को मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। और उन पर बनती है भगवान की कृपा जो मंदिर अंदर जाते हैं, थोड़ा पूजा वूजा करते हैं। हाँ, पैग वालों पे नहीं बनती है ना। तो संडे है, थोड़ा सा घूम आइए, गौ माता को भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। बाकी आपकी इच्छा है। राम राम सभी को।